हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग। ये जो आपको वीडियो मिल रहा है ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको। और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने कहा था जैसा कि पी ब्लॉक में हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो पहले कर ली है। और होपफुली जो है वो चीज़ें पहले 3 लेक्चर वाली ही हमारे मेन एग्जाम में आएगी। लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, सिर्फ 2 लेक्चर की बात है बेटा। आप मैं यही कह के जाऊंगा, 2 लेक्चर को एक बार भले ही स्पीड तेज करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन देख कर जरूर जाना। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक। सर पी ब्लॉक के कंपाउंड्स का मतलब, जैसे हर एक ग्रुप में कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे सिर्फ 12th क्लास पोर्शन की बात करेंगे, क्योंकि 11th क्लास के लिए अगर आपको ये वाला पार्ट देखना है तो आप 11th क्लास पे यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे वीडियो वगैरह हो तो आप वहाँ देख सकते हैं। एंड ग्रुप 15 जैसे नाइट्रोजन फैमिली है तो उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन N2 गैस हो गया, HNO3 हो गया, इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, PH3 हो गया, PCl3 हो गया। ऐसे कंपाउंड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 16th में क्या हो जाएगा, O2 हो गया, ओजोन हो गया, SO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ऐसे कंपाउंड डिस्कस होंगे। 17 में Cl2 गैस हो गई, HCl हो गया। इस तरह के कंपाउंड्स हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो ये जो बेसिकली रहेगा, ये कंपाउंड्स की प्रिपरेशन और रिएक्शंस मिलाकर, कुल मिला के ओवरऑल देखा जाए तो एक रिएक्शन पार्ट रहेगा आपके। चलिए तो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 15 कंपाउंड्स की बात करें तो 15वीं फैमिली में, 15वें नंबर ग्रुप में, नाइट्रोजन फैमिली में हमारे पास मेनली जो कंपाउंड्स रहते हैं मैं आपको बता देता हूं। उसमें हमारे पास N2 रहता है, NH3 रहता है, HNO3 रहता है ना। फॉस्फोरस के कंपाउंड्स रहते हैं जिसमें P4 आ गया, PCl3 आ गया, PCl5 आ गया, PH3 आ गया। इस तरह से जो हमारे पास कंपाउंड्स रहते हैं ये फॉस्फोरस के कंपाउंड्स हैं। मेनली इनसे जुड़ी हुई रिएक्शंस, इनके प्रिपरेशन की रिएक्शंस होंगी। ये किनसे रिएक्शंस करते हैं, वो रिएक्शंस होंगी, यानी या तो ये कैसे बनेंगे और ये किस तरह से रिएक्शंस करेंगे, बस ये वाली रिएक्शंस जो हैं वो होगी। चलो सबसे पहले, हालांकि जो आपको हेडिंग दिख रही है वो थोड़ी अलग दिख रही है कि थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। पहले मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये वाली रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट भी है, ये वाली रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट भी है और ये इनसे थोड़ा अलग है। और यूं मान के चलिए कि इनमें से बहुत सारी रिएक्शन इस वाले सेगमेंट में अपने आप आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी। चलो तो अमोनियम साल्ट जो है, अमोनियम सॉल्ट्स हमने 2 तरह के ले लिए बेटा, 2 तरह के, एक ये वाले और एक ये वाले। एक ऐसे अमोनियम सॉल्ट जिसमें X माइनस जो है वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, कार्बोनेट एंड सल्फेट हो, इनको बोला जाता है बेटा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस। क्या बोला जाता है इनको, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस। और ये जो है ये आपके कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एनायंस, ऑक्सीडाइजिंग एनायंस। थर्मल डिकम्पोजिशन है तो गैस तो निकलती है, ये तो मैंने सिखाया हुआ है आपको। तो चलो पहले एक काम करते हैं, इन कंपाउंड्स को बना लेते हैं। सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड यहां लिख दीजिए, उसके बाद अमोनियम ब्रोमाइड यहां लिख दीजिए, उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट यहां लिख दीजिए, और उसके बाद अमोनियम सल्फेट यहां लिख दीजिए बेटा। ये लो अमोनियम सल्फेट लिख दिया, लिख दिया भाई। अब इनको हीट कर दीजिए, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब तो यही होता है। आपने कहा ये एनायन नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, आपने कहा ये एनायन नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कोई नहीं छेड़ सकता, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कोई नहीं छेड़ सकता। अब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन भी ना छिड़े और कोई गैस भी निकल जाए तो इसका मतलब है ये सब के सब अमोनिया गैस देंगे। ये सब के सब कौन सी गैस देंगे बेटा, अमोनिया गैस देंगे। यानी कि ये देखो इसमें भी -3 है, कोई इसकी ऑक्सीडेशन मतलब नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाए, ये एनायन नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाए, इसलिए सब के सब ये -3 वाली गैस ही देते हैं। वो भी देखो अमोनियम में भी नाइट्रोजन क्या होता है, अमोनियम में भी, अमोनियम में भी नाइट्रोजन क्या होता है, -3 होता है। अमोनिया में भी -3 है, अमोनिया नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं छिड़ी। तो फिर हुआ क्या होगा, ये H+ निकल गया होगा, और यहां से H+ निकल कर अगर इसके पास ही चिपक जाएगा तो प्रोडक्ट बोलो साथ में क्या, HCl। ये H+ अगर ब्रोमीन के साथ चला जाएगा तो प्रोडक्ट बोलो क्या, HBr। ये H+ अगर कार्बोनेट के साथ चला जाएगा तो प्रोडक्ट बोलो H2CO3। ये H+ अगर सल्फेट के साथ चला जाएगा तो प्रोडक्ट बोलो H2SO4। ठीक है, माइंड इट। चलो
अब आ जाओ इधर इस वाले सेगमेंट में। ऊपर देखो क्या लिखा है, कहते हैं कि ये इनका काम है इलेक्ट्रॉन छीनना, ये तो ऑक्सीडाइज करेंगे। यानी कि ये जो पहला लिखा हमने लिखा अमोनियम नाइट्राइट, क्या लिखा हमने, अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2। फिर हमने लिखा बेटा अमोनियम नाइट्रेट, फिर हमने लिखा अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 2Cr2O7, यही होगा बेटा। इसको हीट किया, ठीक है, इसको हीट किया, ठीक है, इसको हीट किया, ठीक है। नाइट्रेट आयन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, नाइट्राइट आयन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और नाइट्रेट आयन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये नाइट्रोजन को ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा। बताओ यहां पर क्या है बेटा, -3, यहां पर क्या है -3, ये बनाता है N2, -3 से 0 पे पहुंचा दिया, N2 गैस आ गई बेटा। -3 से 0 पे पहुंचा दिया, कौन सी गैस आ गई, N2 गैस आ गई। और ये आपका नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन कहां बैठा था, ये नाइट्रोजन आपका कहां बैठा हुआ है बेटा, ये नाइट्रोजन आपका बैठा हुआ है ना, +3 में। तो बेसिकली -3 वाले ने, +3 वाले ने -3 के इलेक्ट्रॉन छीने, वो भी 0 में हो गया और उसको भी 0 में कह दिया। उसको बोलते हैं कॉम प्रपोर्शन रिएक्शन। जब दो डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीडेशन, जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन वाला एलिमेंट एक सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाए, तो उसको बोलते हैं कम प्रपोर्शन। तो बेसिकली ये रिएक्शन आपको क्या सिखाती है, ये सिखाती है कि +3 वाले ने -3 वाले से पैसे लिए। इसके पास मान लीजिए 5 रुपए हैं, इसके पास क्या है, 5 रुपए हैं, और उसके पास जो है वो 12 रुपए हैं, ऐसे समझ लीजिए। फिर अब 12 जो इसके इसके पास 5 रुपए हैं, सॉरी, और उसके पास जो है वो 7 रुपए हैं, यूं मान लीजिए। टोटल मिला के 5 रुपए, 12 रुपए हैं। अब ये क्या करेगा, जो 6 रुपए कर लेंगे दोनों, ऐसे 0 हो जाएंगे। उधर से ये खींचेगा, है ना, वो 0 हो जाएगा, ये खाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और वो देगा तो वो 0 हो जाएगा, तो N2 बन जाएगा। मैंने अभी बताया कि नाइट्रेट आयन इज मोर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मींस 0 से ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा। यस, N2O बना देगा, और N2O में ये +1 होता है। देखो 0, -3 वाला +1, और -3 वाला यहां पर आ गया +1, तो इसका मतलब है ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आई, इसमें आई। और इसको याद नहीं रहता है तो मैं जुगाड़ बताता हूं। जुगाड़ ये है, 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, उस वाले का प्रोडक्ट याद करो N2, इन दोनों में ऑक्सीजन का कितना डिफरेंस है, 1, वो इसके आगे चिपका दो तो N2O बन जाएगा, है ना। है देसी जुगाड़, सिंपल जुगाड़, ऐसे याद करते हैं बेटा। उसके बाद आता है अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट जो है वो बहुत आसान है। अमोनियम डाइक्रोमेट भी आपको क्या देगा, N2 गैस देगा बेटा। अमोनियम डाइक्रोमेट भी क्या देगा आपको, N2, और साथ में Cr2O3 बन जाएगा। ऑब्वियसली बनना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्रोमियम +6 में बैठा है, तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का रिडक्शन तो होगा, तो इसने अपना रिडक्शन कर लिया, वो 6 से कहाँ आ गया, 3 में, और नाइट्रोजन को कर दिया ऑक्सीडाइज। इन रिएक्शन को पहले से ही मार्क कर देता हूं। 13th 14th की भी मुझे इंपॉर्टेंट मार्क करनी है तो मैं कर दूंगा, ये वाली भी ध्यान रख लेना बेटा। ये रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी भी थर्मल डिकम्पोजिशन को और हाइड्रोलाइसिस को अलग से, मतलब एक कहते हैं ना कि वो रटने वाली रिएक्शन के रेफरेंस से नहीं देखा जाता, उनको उस नजर से देखा ही नहीं जाता। एग्जामिनर इनको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट मानता है, थर्मल डिकम्पोजिशन को और हाइड्रोलाइसिस को। तो ये मेन एग्जाम में आ सकती है बेटा। चलो बढ़ते हैं आगे, सीधा आते हैं N2 पे। सीधा किस पे आते हैं, N2 पे। सबसे पहले N2 की प्रिपरेशन पे देख लेते हैं। N2 की प्रिपरेशन देखो भाई, आ जाओ N2 की प्रिपरेशन करेंगे। N2 की प्रिपरेशन में जो हमारे पास BaN32 है ना, और NaN3, तो ये बन जाएगा बेरियम और बन जाएगा N2, ये बन जाएगा सोडियम और ये बन जाएगा N2। इन दोनों रिएक्शन से जो N2 मिलती है ना, ये मिलती है प्योर N2। ये कौन सी रिएक्शन मिलती है, वेरी प्योर N2, वेरी प्योर N2। ये जो होती है ये वेरी प्योर N2 होती है बेटा, ये ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जाए वेरी प्योर N2 किस किस से मिल सकती है, इसके अलावा आप क्या मानते हो, और कहां कहां से हमको N2 मिला था। हमने अभी पीछे NH4NO2 को हीट किया था तो भी हमको N2 मिला था। हमने अमोनियम अमोनियम
डाइक्रोमेट को गर्म किया था, Cr2O7 माइनस को बोलते हैं बेटा डाइक्रोमेट, तो भी हमको N2 मिला था। तो N2 की प्रिपरेशन की रिएक्शंस हमको पीछे भी हमने दो तीन चीजें देखी हैं। इसके अलावा N2 के बारे में और क्या जानते हो, तो N2 की रिएक्शंस भी देख लेंगे, प्रिपरेशन तो हमने देख ली है। एक और एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कि अमोनियम क्लोराइड, एक रिएक्शन और दी हुई है एनसीईआरटी में कि जो अमोनियम क्लोराइड है उसकी रिएक्शन NaNO2 के साथ करवा दो। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करवानी है? NaNO2 के साथ रिएक्शन करवानी है। मतलब अमोनियम क्लोराइड NaNO2 के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन वही होनी है बेटा, ये -3 है, ये +3 है, और वही सेम कॉम प्रोपोर्शन होगा, और ये जो प्रोडक्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? N2 में, और साथ में क्या बन जाएगा बेटा? NaCl, साथ में क्या बन जाएगा? NaCl प्लस क्या बन जाएगा? H2O। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है, इसकी प्रिपरेशन में ही दी हुई है ना। और इसके बारे में N2 के बारे में, अच्छा N2 के बारे में क्या क्या जानते हो मैं यहां लिख देता हूं। N2 के बारे में क्या क्या जानते हो? कलरलेस, ऑर्डरलेस, ठीक है, डायामैग्नेटिक, MOT से पता है हमको ये चीज। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3, ठीक है। इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, यूज्ड टू क्रिएट inert medium due to very high bond enthalpy N ट्रिपल बॉन्ड N की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है बेटा। N2 जो होता है वो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है भाई, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे ख्याल से आपको पहले से ही पता है, कोई नई बात नहीं है। ये एक साथ इतने ज्यादा लिख देते हैं तो तुमको ऐसा लगता है कि कैसे याद होगा। बेटा ये तो याद है ना, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो याद होगी, इसका क्या करेगा। अब बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ N2 की, क्योंकि N2 की प्रॉपर्टीज हो गई, N2 की प्रिपरेशन हो गई। सो अब हमको चाहिए N2 की रिएक्शंस। N2 की रिएक्शंस क्या है? को N2 किसी से भी मेटल से जुड़ेगा तो मेटल नाइट्राइड बनाएगा, N2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो NO बनाएगा, N2 प्लस 3H2 तो NH3 अमोनिया बनेगी। तो ये तीन कॉमन रिएक्शन है, ये लो रिएक्शंस ऑफ N2, ये भी लिख लेते हैं, रिएक्शंस ऑफ N2, रिएक्शंस ऑफ N2 की बात कर लेते हैं। तो तीन तरह की रिएक्शन है, कोई मेटल है और वो N2 के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल नाइट्राइड बनेगा, मेटल नाइट्राइड बनेगा। अब कौन कौन नाइट्राइड बनाता है? लिथियम बनाता है, और बेरिलियम वाला ग्रुप पूरा बनाता है, बोरोन बनाता है, एल्यूमिनियम बनाता है, खूब सारे मेटल्स जो नाइट्राइड बना सकते हैं वो सब बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरी रिएक्शन, अगर N2 प्लस O2 करीब करीब 2000 केल्विन पर जाकर ये कहीं रिएक्शन करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। आप टेम्परेचर देखिए बेटा कितना हाई है, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तब जाकर ये बना सकते हैं NO, तब जाकर ये क्या बना सकते हैं बेटा? NO, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड बोलेंगे इसको, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे इसको, NO नाइट्रिक ऑक्साइड ये बनाता है बेटा। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। और उसके बाद तीसरा रिएक्शन आता है कि अगर N2 प्लस 3H2 अगर आपने देखा होगा तो वो बनता है 2NH3। ये हम अभी जस्ट आगे ही पढ़ने वाले हैं, हेबर्स प्रोसेस, है ना, इसके जस्ट अगली स्लाइड पर हेबर्स प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। तो रिएक्शंस ऑफ N2 आपकी हो गई हैं। अब हम अगले कंपाउंड पे चलते हैं विच इज अमोनिया। अमोनिया के बारे में क्या क्या जानते हो? अमोनिया जो है वो रूम टेम्परेचर पर गैस है, पोलर है, पंजेंट स्मेल होती है उसकी, लुइस बेस होता है, उसमें H बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से उसका एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है अपने ग्रुप से। ठीक है भाई, ये सारी बातें आप इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो अमोनिया के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, अगली अगली में हम अमोनिया के लिए लिख देते हैं। अगला हमारा है NH3, NH3, है ना, अमोनिया। अगला कंपाउंड है हमारा अमोनिया। तो इसके बारे में जो कुछ जानते हो
मतलब तुम जानते हो, मैं भी जानता हूं, हम सब लिख देते हैं। यस, गैस, गैस होती है पहला। पंजेंट स्मेल होती है, तीखी स्मेल, मतलब सहन नहीं होती है, अजीब सी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है। उसके अलावा यहाँ पर इसका ये पोलर होती है ना, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, पोलर है। लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो कैन वर्क एज, कैन बी वर्क एज, या इसको यूं बोल देते हैं कि ये लुइस, लुइस बेस होता है। ये क्या होता है बेटा? लुइस बेस होता है। उसके अलावा कैन लिगेंड की तरह वर्क होता है, कैन बी वर्क एज लिगेंड, और हमने पढ़ा है पूरा ये लिगेंड होता ही है। उसके अलावा एच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, बिटवीन, एच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, अमोनिया में एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अच्छा, थीटा इज लेस देन 109.5 डिग्री ड्यू टू लोन पेयर। sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन होता है। और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है बेटा? इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? शेप इसकी होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या होती है इसकी शेप? ट्राइगोनल पिरामिडल। ये आपका अमोनिया है। अमोनिया के बारे में ये सारी चीजें आप पहले से जानते हो, पहले से जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो, पहले से जानते हो बेटा। ठीक है, ये सारी बातें आप ऑलरेडी जानते हो इसके बारे में। अब हम कुछ सॉल्युबल इन वाटर होता है, पोलर है तो ऑब्वियसली सॉल्युबल इन वाटर तो हो गई, है ना। पोलर है तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं सॉल्युबल इन वाटर। और अगर वाटर में सॉल्युबल होगी तो रिएक्शन भी पता है हमको, NH3 अगर H2O में जाएगा तो क्या बन जाएगा? NH4OH बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो अमोनिया पानी में, अमोनिया पानी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बराबर होती है। चलिए, तो अगली रिएक्शंस देखो, इसकी रिएक्शंस आ रही हैं। सॉरी, पहले इसकी प्रिपरेशन आएगी। देखो, NH3 की प्रिपरेशन आएगी, N3 की प्रिपरेशन नहीं है, यहाँ पर थोड़ा कुछ मिसिंग है, इसको ठीक कर लेते हैं। NH3 की प्रिपरेशन है बेटा। किसकी प्रिपरेशन है ये? NH3 की। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर बता देता हूं कि दुनिया का कोई भी अमोनियम सॉल्ट अगर होगा और अगर आप उसको बेसिक मीडियम दिखाओगे तो ये कर देगा H प्लस को रवाना और NH3 गैस बन जाएगा। वो H प्लस और OH माइनस बन जाएंगे क्या? H2O, और ये क्या बन जाएगा? NH3 गैस। ये चीज मैं आपको पहले समझा चुका हूं, सोल्वे अमोनिया प्रोसेस में भी आपको मैंने ये बात बताई थी। ये यहां पर यही तो हो रहा है। ये रहा अमोनियम क्लोराइड, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रोसेस ही सोल्वे अमोनिया वाली रिएक्शन ही है। तो क्या बन जाएगा ये? NH3 प्लस CaCl2 प्लस H2O। ये लो, सेम ऊपर वाली रिएक्शन जैसी वाली रिएक्शन नीचे होगी। यहां अमोनियम का क्लोराइड है, यहां अमोनियम का सल्फेट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में सल्फेट बन जाएगा। अब ये NaOH है तो बनना तो अमोनिया तय है ही बेटा, लेकिन साथ में क्या बनेगा? Na2SO4। सोडियम का क्या बन जाएगा बेटा? Na2SO4 बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? H2O। तो वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, अमोनियम सॉल्ट को बेसिक मीडियम दिखाओ, अमोनिया गैस बन जाती है। आज उसकी प्रिपरेशन में वही रिएक्शंस लिखी हुई है, अमोनिया की प्रिपरेशन में रिएक्शंस ही वही लिखी हुई है बेटा। ठीक है, इसके अलावा थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट, कौन से अमोनियम सॉल्ट? NH4Cl, है ना, NH4Cl, NH4Br, NH4, NH4, NH4 2CO3, या NH4 2SO4, इन सब का थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो अमोनिया गैस मिलेगी। जब 15th ग्रुप की रिएक्शन शुरू करी तो सबसे पहले मैंने ये बता दिया आपको। करेक्ट है भाई? करेक्ट है। चलिए, अब कॉमर्शियली जो है इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? कॉमर्शियली इसको प्रिपेयर किया जाता है हैबर्स प्रोसेस से। कॉमर्शियली इसको किससे प्रिपेयर किया जाता है? हैबर्स प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है बेटा। ये देखो, हैबर्स प्रोसेस से निकालना है हमको इसको।
सर हैबर्स प्रोसेस का मतलब क्या है? जो कब से ये रिएक्शंस देखते आ रहे हो, N2+3H2 2NH3+ हीट। चलिए, हीट मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट मतलब क्या है? एक्सो रिएक्शन, एक्सोथर्मिक है। और दुनिया की कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, उसका टेम्परेचर हमको लो करना पड़ता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन है हाई प्रेशर। सर ये हाई प्रेशर क्यों लिया? क्योंकि दोनों गैस है बेटा, दोनों गैस को कंप्रेस करना पड़ता है। अगर दो गैस से एक और गैस बना रहे हो, दो गैस से एक गैस और बना रहे हो, तो आपको कंप्रेस करना पड़ता है। आप 4 मोल गैस ले रहे हो, आप ये देखो ना, आपका N2 एक है और 3 हाइड्रोजन के मोल हैं, और आप 4 को चिपका के 2NH3 बना रहे हो। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेशर तो हाई लेना ही पड़ेगा, दो गैस को चिपकाना है। दूसरा, इस पे हीट रिलीज होती है, बिकॉज NH बॉन्ड जब बनता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है ना। NH बॉन्ड जब नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी बहुत सारी रिलीज होती है, वो हमको हीट के फॉर्म में मिलती है। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है उसका टेम्परेचर हमको कम रखना पड़ता है। यहां रखा जाता है 700 केल्विन। कितना रखा जाता है? 700 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। आप बोलोगे सर 700 केल्विन लो टेम्परेचर तो नहीं है। मैं बोलूंगा इतना टेम्परेचर तो इन दोनों को रिएक्शन स्टार्ट करने में चाहिए। बाद में वो 700 केल्विन से भी ज्यादा टेम्परेचर खुद अपने आप पहुंच जाता है, क्योंकि हीट रिलीज होती है। जब एक बार NH3 बनना शुरू हो जाता है तो हीट रिलीज होती है और 700 से ऊपर टेम्परेचर पहुंचना शुरू कर देता है। उस दौरान जब वो टेम्परेचर ऊपर पहुंचना शुरू कर देता है, उस दौरान हमको उसके रेस्पेक्ट में सोचकर 700 को हमने ठंडा माना हुआ है ना। मतलब 700 उस हीट की तुलना में कम ही होगा, 700 केल्विन, इसीलिए ये लो टेम्परेचर कहा जाता है ना। फेवरेबल कंडीशन जो एक्सोथर्मिक की होती है वो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर है। सर इसको लो क्यों माना? क्योंकि ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां चल रही है ना, अगर हम इसको छोड़ दें, हम अगर 700 केल्विन टेम्परेचर छोड़ दें तो ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बेटा, उसकी तुलना में 700 केल्विन लो है, इसलिए 700 केल्विन पे रिएक्शन फटाफट फटाफट फॉरवर्ड आती है। ओके, कैटलिस्ट जो है वो आयरन ऑक्साइड होता है, K2O होता है और Al2O3 होता है ना। पहले मोलिब्डेनम और आयरन यूज होते थे, है ना, एज ए प्रमोटर, पहले यूज होते थे। अभी एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, हालांकि अर्लियर, है ना लिखा हुआ है उसमें कि अर्लियर अर्लियर Fe and MO was used, MO were used as प्रमोटर, है ना, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। आप जाकर कभी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक चीज और लिखी हुई है, प्रमोटर के बारे में भी लिखा हुआ है। तो आप चाहते हो तो मैं लिख देता हूं, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यूज नहीं होता है ये, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर करना है बेटा, ठीक है। चलें आगे, 1 मिनट का टाइम है, आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा अब नाइट्रिक एसिड, है ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के बारे में जो दो चार बातें हैं वो हम लिख देते हैं। पहला इसकी स्ट्रक्चर, ये कैसा होता है? ये होता है N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और H, ऐसा होता है बेटा ये HNO3, है ना। HNO3 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। कलरलेस लिक्विड होता है ये, कलरलेस लिक्विड होता है और सॉल्युबल इन वाटर। इन वाटर क्या होता है ये? पानी में जाने के बाद क्या बनेगा, HNO3 जो है वो H2O में जाएगा, तो ये पहले दे देगा H+, ये दे देगा H+, और NO3- में टूट जाएगा, ठीक है। H+ और NO3- में टूट जाएगा, ये H+ यहाँ चला जाएगा, बन जाएगा H3O+ एंड NO3-। तो पानी के अंदर ये हाइड्रोनियम आयन देता है और नाइट्रेट आयन देता है। पानी के अंदर क्या देता है बेटा? ये हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन देता है। उसके अलावा ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक्वस लिख देता हूं, इजी हो जाएगा आपके लिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो 3 पॉइंट हमने लिखे हैं।
पहला पॉइंट हमने लिखा है ये कलरलेस लिक्विड होता है, वाटर के अंदर ये कैसे बिहेव करता है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये कुछ बेसिक बेसिक बातें जो नाइट्रिक एसिड के बारे में एनसीईआरटी में दी हुई हैं, है ना। उसके अलावा अब आती है इसकी प्रिपरेशन, है ना। और प्रिपरेशन में ये तो इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, हम लेबोरेटरिकल प्रिपरेशन भी इसकी देखेंगे। ये इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है बेटा, ये है इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अभी इसके बाद हम लेबोरेटरी वाली भी देख लेंगे, पहले इंडस्ट्रियल देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में पहले अमोनिया का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, जैसे PTRH टाइप के जो कैटलिस्ट होते हैं, इस तरह से इसका पहले क्या करवाया जाता है, पहले इसका कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन बोलते हैं बेटा इसको, क्योंकि कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो इसको बोला जाएगा कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। और यहां पर मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि X इज NO, Y इज NO2 एंड Z, है ना। तो ठीक है, Z तो है ही नहीं, X और Y है, तो इसका मतलब है यहाँ क्या आएगा, NO आएगा, यहाँ क्या आएगा, NO आएगा। ये क्या आपका हो गया, NO हो गया। उसके बाद NO की रिएक्शन O2 के साथ होगी तो NO2 मिलेगा। और ये सबसे लास्ट स्टेप है, ये सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ओस्टवाल प्रोसेस का, ये वाला सबसे लास्ट स्टेप, ये होता है सबसे लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप। और ये लास्ट स्टेप क्या है कि NO2 को आप पानी में फेंको, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, ये +4 है बेटा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HNO3 एक्वस, और ये +5 है, और ये आपका क्या हो जाएगा, अगेन X है तो X क्या होता है बेटा, NO होता है, तो ये वापस यहां आ जाएगा। ये मतलब मान के चलिए ये जो NO है ये तो रीयूज्ड हो जाता है, रिसाइकल्ड हो जाता है, रीयूज्ड इन प्रोसेस। कहां पर होगा, ये देखो NO हमको यहां चाहिए, NO की O2 के साथ रिएक्शन से हम NO2 बना रहे हैं, तो NO जो है वो तो यहां पर चला जाएगा। इसको डिस्टिलेशन से, इसको डिस्टिलेशन किया जाता है पहले, ठीक है। और ये जो HNO3 बनता है ये 68% बाई मास होता है। और अगर इसके बाद आपको और ज्यादा प्योरिटी चाहिए तो कंसंट्रेट H2SO4 विच वर्क्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और अगर इसमें से पानी कम करना है, इसकी कंसंट्रेशन और बढ़ानी है, तो कंसंट्रेट H2SO4 से इसका पानी उड़ाना पड़ेगा, और फिर जो HNO3 आएगा वो HNO3 98% बाई मास होता है ना, 98% बाई मास इसकी प्योरिटी इतनी होती है। HNO3 जो है वो आपको इस तरह से मिलता है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ पॉइंट है बेटा कि जो HNO3 हमको उस वाली स्टेप से मिलता है वो HNO3 68% तक प्योर किया जाता है डिस्टिलेशन से। पहले इसकी 2 स्टेप में कंसंट्रेशन हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन 2, ये देखो यहां पर एक्वस लिखा हुआ है तो इसमें पानी मिला हुआ है, तो पानी को हटाना है तो 2 स्टेप में कंसंट्रेशन। अगर आप डिस्टिलेशन करते हो तो आपको 68% प्योरिटी मिलेगी, है ना, उतना उतना परसेंट कंसंट्रेशन होगा उसका। अगर आप उससे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हो तो आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा विच इज कॉन्सेंट्रेट H2SO4, और वो जो है आपको 98% जो है बाय मास, 98% बाय मास उसमें प्योरिटी आ जाएगी। ये वाली बातें ये एनसीईआरटी में आप जाकर देखोगे, है ना, जो कि आपको पढ़नी है, इसके बाद पढ़नी है। और ओस्टवाल प्रोसेस की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जहां कहीं पे भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होगी मैं आपको वहां पर मार्क कर दूंगा, ठीक है भाई। और इससे पहले अगर कहीं पर निकली है कुछ तो वो भी देख लेते हैं। यस, ये वाला, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो पता ही है सबको कि अमोनियम आयन बेसिक मीडियम तो अमोनिया गैस बन जाएगी। उसके बाद रिएक्शंस पर आते हैं। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं, ओके सॉरी, इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशंस देख लेते हैं बेटा। ऑफ HNO3, इसको लेबोरेटरिकल प्रिपरेशन कैसे किया जाता है कि नाइट्रेट, इसमें नाइट्रेट आयन है तो आप कोई भी नाइट्रेट आयन का सोल्ट ले लो और आप कंसंट्रेट H2SO4 ले लो। जब आप कंसंट्रेट H2SO4 के साथ इससे
इससे हल्का, हल्का बोले तो इससे ज्यादा वोलेटाइल एसिड लेते हो, इससे ज्यादा वोलेटाइल एसिड अगर आपको बनाना है तो उस एसिड का कोई सॉल्ट ले लीजिए। अगर मैं यहाँ NaCl ले लूंगा बेटा तो HCl बन जाएगा उधर प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पर NaNO3 ले रहा हूं तो इसका मतलब है प्रोडक्ट बन जाएगा HNO3। ये एक स्पेसिफिक चीज होती है कंसंट्रेट H2SO4 की। एनसीईआरटी में कंसंट्रेट H2SO4 में मैं आपको बताऊंगा, वो पॉइंट लिखा हुआ है कि कंसंट्रेट H2SO4 अपने से कम वोलेटाइल एसिड्स, सॉरी अपने से ज्यादा वोलेटाइल एसिड्स को, है ना, इसमें तो H बॉन्डिंग होती है, तो कंसंट्रेट H2SO4 अपने से ज्यादा वोलेटाइल एसिड्स बना सकता है उनके रेस्पेक्टिव सॉल्ट से। जैसे ये नाइट्रिक एसिड का ही तो सॉल्ट है बेटा, सोडियम नाइट्रेट, है ना, किसका सॉल्ट है ये, सोडियम नाइट्रेट। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा HNO3। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा ये, HNO3 प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा। उससे हम बना सकते हैं, लेबोरेटरी में इसको इस तरह से बनाया जाता है, HNO3 और NaHSO4 साथ में क्या बन जाएगा ये, NaHSO4। ये दे देगा H प्लस दे देगा, और ये आपका NO3 माइनस दे देगा, और ये मिल जाएंगे आपके HNO3, और बाकी बन जाएगा आपका NaHSO4। HSO4 माइनस है वो बन जाएगा आपका Na प्लस, और ये Na प्लस इसके पास आ जाएगा। इस तरह से बनता है ये लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में ये जो रिएक्शन होती है उसको हम इस तरह से देखते हैं। इसके बाद आगे हम इस HNO3 की रिएक्शंस पढ़ते हैं सारी, मेटल्स के साथ भी नॉन मेटल्स के साथ भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे HNO3 को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए बेटा। चलिए तो देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे पहले आएगा रिएक्शन विद मेटल्स। HNO3 की रिएक्शन मेटल के साथ दो तरह से होती है, मोर रिएक्टिव मेटल्स, ये जो मेटल्स हैं ये मोर रिएक्टिव हैं, ये जो मेटल्स हैं ये लेस रिएक्टिव हैं। सर रिएक्टिविटी आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं? पहली चीज, एनसीईआरटी में सिर्फ दो मेटल के साथ इसकी रिएक्शन को समझाया हुआ है, लो और हाई को देखते हुए। लो रिएक्टिव मेटल्स में उन्होंने कॉपर के साथ रिएक्शन करवा रखी है, और हाई रिएक्टिव में उन्होंने जिंक के साथ करवा रखी है। मैंने भी एग्जाम्पल जो है वो जिंक का ही ले लिया है, मैंने भी एग्जाम्पल जो है वो क्या ले लिया है, जिंक का ही ले लिया है और कॉपर का ही ले लिया है। देखिए, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ मोर रिएक्टिव NH3 देता है, जबकि लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम सुना है, उसके नीचे जो होता है कॉपर, वो नो रिएक्शन, ये देगा ही नहीं, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। लेकिन मोर रिएक्टिव मेटल डाइल्यूट HNO3 के साथ N2O गैस देता है। क्या देता है बेटा? N2O गैस देता है। और कंसंट्रेट HNO3 के साथ अच्छी बात है कि चाहे मोर रिएक्टिव हो चाहे लेस रिएक्टिव हो, कंसंट्रेट HNO3 के साथ जो गैस आती है वो NO2 आती है, और ये आपको NO गैस देता है ना। नो रिएक्शंस वहां लिखी हुई है ना। एक काम करता हूं, मैं इसको क्रॉस कर देता हूं और यहां पे आपको बता देता हूं कि ये NO देता है। NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड वाली बात हो रही है। ये जो है आपका N2O होता है। याद करने का तरीका है, याद करने का तरीका है, ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। ये मेटल है, क्या देता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन देता है। ये इलेक्ट्रॉन +5 वाला नाइट्रोजन ही तो खा रहा है। आप देखो, ये इलेक्ट्रॉन +5 वाला नाइट्रोजन खाकर यहां पहुंच रहा है -3 में, यहां पहुंच रहा है +1 में, और यहां पहुंच रहा है +4 में। सबसे ज्यादा चेंज कहां आ रहा है? ऊपर। +5 से -3 का ब्रैकेट बहुत ज्यादा है। +5 मतलब बहुत भूख, और -3 का मतलब जितनी भूख उससे 3 रोटियां ज्यादा ही खा रहे वो, -3। तो सबसे ज्यादा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मान के चलिए इलेक्ट्रॉन, ये मेटल क्या दे रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है खाना, इलेक्ट्रॉन क्या है? खाना है बेटा। और ये खाना किसको खाना है? इस भूखे आदमी को। अब ये वेरी डाइल्यूट HNO3 का मतलब क्या है? कि HNO3 कम है। वेरी डाइल्यूट का मतलब HNO3 क्या है? कम है। यानी जिनको भूख लगी है वो लोग कम हैं, और खाना तो उतना का उतना ही है। अब बहुत खाना हो और लोग कम हो तो सब लोग भर पेट खाते हैं, यानी नाइट्रोजन ने भर भर पेट के इलेक्ट्रॉन खाए, भर पेट इलेक्ट्रॉन खाए। +5 से कहां आ गया बेटा? -3 में आ गया। अब डाइल्यूट HNO3 का मतलब है कि लोग थोड़े ज्यादा हो गए, भूखे लोग थोड़े ज्यादा हो गए, खाना उतना ही है। तो अब सबके हिस्से में उतना तो नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा। तो देखो, थोड़े थोड़े भूखे रह गए, सब +1 हो गए। +5 से +1 ही हो पाए, हालांकि हुए वहां पर भी रिड्यूस हैं, लेकिन +5 से +1 ही हो पाए।
फिर अगर कंसंट्रेट HNO3 का मतलब क्या है, खूब ज्यादा लोग हैं, कंसंट्रेट का मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं और बहुत ज्यादा लोग हैं और बहुत ज्यादा लोग हैं और खाना है, तो बेचारे भूखे रह जाएंगे, इनकी भूख इतनी नहीं मिटेगी, हर एक को सिर्फ एक रोटी मिली, ये 5 से 4 पर ही आ पाए। आप देखिएगा बेटा, +5 से -3 का मतलब बहुत चेंज आ चुका है, +5 से +1 थोड़ा कम चेंज आया, ये तो सबसे कम चेंज होता है बेटा, ये तो सबसे कम चेंज होता है। एनसीईआरटी ने एक बहुत प्यारी सी बात लिखी हुई है, विद इंक्रीज, ऐसे लिखा हुआ है उसने, विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीजेस। क्या लिखा हुआ है उसने कि कंसंट्रेशन, जैसे जैसे नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज है वो डिक्रीज हो रहा है। +5 से -3 बड़ा चेंज है, फिर ये थोड़ा छोटा चेंज है और ये सबसे छोटा चेंज है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीजेस। ये है जुगाड़, ये सीधा सीधा हिसाब किताब को अगर आप देख लो कि इस पूरी रिएक्शन को समझने का जुगाड़ ये है। बाकी अगर आप एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस दी हुई है, आप चाहो तो लिख सकते हो, जिंक प्लस कंसंट्रेट HNO3 की अगर रिएक्शन लिखोगे, जिंक प्लस अगर डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन लिखोगे, तो ये क्या दे देगा आपको, NO2 दे देगा, है ना, NO2 दे देगा, प्लस जिंक नाइट्रेट दे देगा ZnNO3, प्लस क्या दे देगा, H2O दे देगा। ये आपको क्या दे देगा, डाइल्यूट है तो N2O दे देगा, ये वाला है ना N2O, प्लस क्या दे देगा, ये भी जिंक नाइट्रेट ही देगा साथ में, तो प्लस ये क्या दे देगा, H2O। इस तरह से देखते हैं बेटा, ठीक है, बात समझ आई। इस तरह से आप कॉपर की भी रिएक्शंस लिख सकते हो, इस तरह से आप कॉपर की भी रिएक्शन जो है वो लिख सकते हो। आगे बढ़े भाई, बढ़ जाएं आगे। जिंक नाइट्रेट हो गया, और जिंक नाइट्रेट के साथ H2O, NO2, N2O, है ना, H2O दोनों में ही आ जाएगा, कॉपर में भी आ जाएगा, ठीक है भाई, सेम प्रोडक्ट है ना, ZnNO3, ठीक है भाई, कॉपर की भी लिख सकते हो। एक सेकेंड, ZnNO3 2 होगा भाई, ये क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, जिंक +2 में होता है ना, सॉरी, ठीक है। कॉपर, कॉपर की बात करते हैं, कॉपर क्या दे देगा, कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3 एंड कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3, बोलो प्रोडक्ट, डाइल्यूट के साथ मना कर देगा, मना करने का मतलब NO मतलब वो गैस है, बट ठीक है मैंने ऐसे ही लिख दिया, CuNO3 2 कॉपर नाइट्रेट प्लस H2O हो जाएगा, और इसको क्या लिखोगे आप, कंसंट्रेट के साथ तो सेम ही प्रोडक्ट होता है दोनों तरफ बेटा, तो क्या लिख दोगे, NO2 प्लस CuNO3 +2 और प्लस H2O। ये चारों रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी हुई है आपको, कभी पूछी जाई गई तो जिंक और कॉपर के रेस्पेक्ट में ही पूछी जाएगी, हालांकि और मेटल्स भी रिएक्शंस देते हैं, मैग्नीज और मैग्नीशियम कुछ अलग तरह की रिएक्शंस देते हैं, वो H2 गैस दे देते हैं, वो H2 गैस इसलिए देते हैं कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव अगर मेटल हुआ, ऊपर वाला अगर रिएक्टिव मेटल हुआ, तो साथ में बनने हुए पानी के साथ वापस से वो मेटल रिएक्शन करने लग जाता है। आप समझिए, अगर ये मेटल है और इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है, लाइक वो S ब्लॉक का है, मैंगनीज हो गया, है ना, मैंगनीज एस ब्लॉक का नहीं होता बट वो जस्ट उसके बाद आता है, मैग्नीशियम हो गया, या और ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हो गए, है ना, क्योंकि सबकी रिएक्शंस तो नहीं दी हुई होती। मैग्नीशियम और मैंगनीज के बारे में एक अच्छी बात लिखी होती है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज कंसंट्रेट H2SO4 के साथ H2 गैस कैसे दे देते हैं, तो आंसर है कि जब वो H2O बनाते हैं तो वो H2O उस मेटल के, बचे हुए मेटल के साथ रिएक्शन कर जाती है, और हम तो जानते हैं कि मेटल के साथ अगर H2O रिएक्शन करेगा तो बेटा मेटल प्लस ऐसे इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा और ये H प्लस है, तो ये कौन सी गैस बन जाएगा, H2। तो जो पानी साथ में बनता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होने के कारण वो पानी के साथ भी रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, और कौन सी गैस निकाल देते हैं बेटा, H2 गैस निकाल देते हैं। ये रीजन है, हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस की चीज है इसलिए मैं उसको लिखवा नहीं रहा हूं, बस जस्ट आपको एक बता रहा हूं। कभी अगर कोई सवाल देख लो तो वो मेन एग्जाम में तो नहीं आएगा, मेन एग्जाम में सवाल आएगा बेटा कॉपर और जिंक से आएगा। क्लियर है बेटा, चले आगे, नॉन मेटल के साथ इनकी रिएक्शंस देखते हैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं।
सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद नॉन मेटल्स की रिएक्शन देते हैं। हमने पढ़ा कि जो बेकार आलू फेंका करो होता है, अभी आज ही पढ़ा है हमने, बेकार आलू फेंका करो कंसंट्रेट HNO3 के साथ पैसिवेशन करते हैं। अब बताने की जरूरत नहीं है कि पैसिवेशन क्या होता है, इसलिए नहीं बताऊंगा, आज ही के लेक्चर में बता रखा है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट AU एंड PT कंसंट्रेट HNO3 के साथ, है ना, कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं? ये रिएक्ट विथ मिक्सचर ऑफ concentrate HNO3 and HCl and it is known as aquaresia। क्या कहलाता है ये? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है बेटा? एक्वारेजिया होता है आपका कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट HCl, ठीक है, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट HCl जो तीन है वो 1:2 इसका जो रेशियो होता है, जिसमें 3 है वो 1 ले लो, जिसमें 1 है वो 3 ले लो। याद रह जाएगा बेटा, क्या बोला मैंने? HNO3 3 जिसमें है उसका 1 ले लो, और Cl में 1 है तो उसका क्या ले लेंगे हम? उसका ले लेंगे हम 1। ठीक है भाई, ये कहलाता है एक्वारेजिया। क्या कहलाता है ये? एक्वारेजिया बोलते हैं इसको बेटा। ठीक है, एक्वारेजिया के साथ ये रिएक्शन कर लेते हैं। एक्वारेजिया के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? एक्वारेजिया के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो कैसी कैसी रिएक्शन होगी, आइए देखते हैं। कि जैसे गोल्ड है, पहले दोनों की देख लेते हैं। गोल्ड है और अगर एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा HAuCl4। HAuCl4। प्लेटिनम है और अगर एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा H2PtCl6। वो है क्लोर ऑरिक एसिड, ये है क्लोर प्लेटिनिक एसिड। क्या कहलाते हैं उसको? ऊपर वाले को क्लोरो ऑरिक एसिड बोल दो, क्लोर ऑरिक एसिड बोल दो, और ये होगा है क्लोर प्लेटिनिक एसिड, है ना। तो इनके नाम चाहो तो लिख दो आप, ये है क्लोर ऑरिक एसिड और ये होता है क्लोर प्लेटिनिक एसिड। ठीक है बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमको पता होने चाहिए, है ना भाई। चलिए, फिर आता है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। सीधा जुगाड़ लगाओ, खेल खत्म। MDJ पिक्स को इक्स में चेंज कर दो। पिक्स को इक एसिड में चेंज कर दो। तो जो पिक्स है उसको पिक्स कन्वर्ट इनटू इक्स, तो इक्स में बदल दो भाई। P4 का इक्स फॉस्फोरिक, इसका इक क्या होगा? फॉस्फोरस का इक क्या होगा? फॉस्फोरिक H3PO4। I2 का क्या होगा? है ना, क्लोरिक एसिड होता है बेटा HClO3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? HiO3। ठीक है, उसके बाद कार्बन H2CO3, कार्बोनिक इक में कन्वर्ट करने। सल्फर H2SO4, सल्फ्यूरिक, क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक। और इन सब के साथ एक कॉमन प्रोडक्ट जो बनेंगे, इन सब के साथ कॉमन प्रोडक्ट क्या बनेंगे? सबके साथ कॉमन प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं? सबके साथ कॉमन प्रोडक्ट बनेगा NO2 गैस। अरे भाई, ये अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद तो रिड्यूस ही होगा ना। अगर ये ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होगा? रिड्यूस ही होगा। तो सबके साथ कॉमन प्रोडक्ट है NO2 और H2। इन सब के साथ कॉमन प्रोडक्ट क्या आएगा? NO2 और H2। ठीक है, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो +5 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑब्वियसली, तो सबको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस होकर +4 में आ रहा है बेटा। ओके, क्लियर है भाई? सबको समझ आया? ये थी HNO3 की रिएक्शंस।
अब हम फास्फोरस के कंपाउंड्स की रिएक्शंस देख लेते हैं, उसके बाद हम ग्रुप 15 खत्म करेंगे और 16 जो है वो शुरू करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, फास्फोरस के कंपाउंड्स की रिएक्शंस एक साथ देख लेते हैं। छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, अलग अलग जगह अलग अलग कंपाउंड्स में दी हुई है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगी उस पर मैं पहले से मार्क कर देता हूं। पहली रिएक्शन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो आपकी ये रिएक्शन है 8 नंबर, ये ठीक है, 8 और 9 एक जैसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 नंबर और 7 नंबर रिएक्शंस पर भी सवाल जो हैं वो देखे गए हैं। चलिए आइए अब इनके प्रोडक्ट जानते हैं, आपसे बुलवाते हैं प्रोडक्ट। आइए देखो, P4NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो जब भी कोई नॉन मेटल है वो बेसिक मीडियम में बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेट होता है ना। बेसिक मीडियम में क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेट होता है। मतलब किसी नॉन मेटल को आप पानी में फेंकते हो, नॉन मेटल लाइक I2 हो गया, S8 हो गया, P4 हो गया, ये सब क्या करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। तो P4 की रिएक्शन जब NaOH के साथ की जाता है तो प्रोडक्ट बनता है PH3 प्लस NaH2PO2। क्या बनता है बेटा, NaH2PO2 बनता है। ठीक है, हम ये जो है हम पढ़ चुके हैं, ये ऑक्सी एसिड में हमने NaH2PO2 पढ़ा है। H3PO2 से बना हुआ सॉल्ट है बेटा, H3PO2 से, यानी हाइपोफॉस्फोरस एसिड से बना हुआ सॉल्ट है। नाम क्या होगा बताओ, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्या नाम होगा बेटा इसका, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। और साथ में क्या बनेगा, PH3। ये आ गया -3, ये था 0, 0 से -3 और +1 हो जाना, बताओ डिस्प्रपोर्शनेट होता है या नहीं होता है, डिस्प्रपोर्शनेट हो गया बेटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दो जगह दी हुई है, PH3 की प्रिपरेशन में और P4 की रिएक्शन में। कहां कहां दी हुई है, P4 की रिएक्शन में और PH3 की प्रिपरेशन में। P4 प्लस Cl2, P4 प्लस Cl2, नीचे भी P4 प्लस Cl2, लेकिन यहां पर Cl2 एक्सेस है। Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा है तो ज्यादा PC ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, फास्फोरस जो है वो +5 में चला जाएगा। कम है तो कम होगा, फास्फोरस सिर्फ +3 तक ही जाएगा। ये लो, ये रिएक्शन हो गई। तो PCl3 की प्रिपरेशन और PCl5 की प्रिपरेशन आपके सामने है। उसके बाद P4 की O2 के साथ रिएक्शन, जब तक O2 अकेला है भर भर के खाएगा P4O10, लेकिन साथ में N2 आ गया। N2 नेगेटिव आदमी बेटा, N2 क्या है, नेगेटिव आदमी। N2 इनर्ट मीडियम क्रिएट करता है, अभी बताया था। N2 की बॉन्ड एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये मीडियम को इनर्ट बनाता है, मतलब ये इनर्ट बनाता है और ये साथ वाले को भी रिएक्शन नहीं करने देता है। तो इसको बोलता है रुक जा रे यार तू, P4O6 ही बन। देखो यहां इसने 10-10 ऑक्सीजन खा ली, इसने यहां सिर्फ 6 खाई है। P4O10 ज्यादा बड़ा, ज्यादा ऑक्साइड हो गया है ना, ज्यादा ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड हो गया। P4O6 जो है वो कम वाला हो गया। और हमने इसकी थर्ड लेक्चर में इनकी स्ट्रक्चर्स देखी थी, राइट, याद है बेटा। चलिए अब आता है P4SOCl2। क्या आता है अब, P4SOCl2। ये देखो SOCl2 में बेटा अगर आप देखोगे तो सल्फर +4 में है, और SO2Cl2 में नीचे वाली रिएक्शन में देखो तो +6 में है। जो सल्फर होता है वो जो सल्फर होता है वो +6 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सल्फर +6 और सल्फर +4 में जो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो 6 वाला ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्या ये ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, ये ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा PCl5 और ऊपर प्रोडक्ट बनेगा PCl3। P4 को 0 से +3 में लाया, P4 को 0 से +5 में लाया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन साथ में यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा SO2 और साथ में बनता है S2Cl2। क्या बनता है बेटा, S2Cl2 एक प्रोडक्ट साथ में बनता है। PCl5 के साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये बन गया आपका SO2 +4 में हो गया। ये तो आ गया आपका 6 से 4 में, ये तो आ गया आपका 6 से 4 में। ये आपका 4 वाला तो 4 में ही रहा, कुछ तो 4 में ही रहा, लेकिन कुछ जो है वो +1 में आ गया बेटा। कहां पर आ गया, +1 में। ये डाइमर होता है ना, डाइमर है बेसिकली, है ना। S2Cl2 जो है, Sc2Br2, ये डाइमर होते हैं। हम पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ा बहुत NCERT में, एक लाइन लिखी हुई है बेटा, डाइमर। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद SO2Cl2 को बोलते हैं बेटा थायोनिल। SOCl2 होता है आपका थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं SOCl2। SO2Cl2 को बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड।
क्योंकि सवाल में इस नाम से भी आ सकता है। और SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ठीक है भाई, अगली रिएक्शन पर आ जाइए, आठवीं रिएक्शन पे। एट्थ रिएक्शन क्या कहना चाह रही है? कहना चाह रही है कि मैं कैल्शियम 2+ हूं और मैं P3- हूं, तभी तो फॉस्फाइड बोलोगे, कैल्शियम फॉस्फाइड। ये कहेगा कि कोई बात नहीं, मेरा H+ खा ले और कौन सी गैस बन जा, PH3। तो ये बोलेगा कि मैं OH- कहाँ जाऊं, तो उसको कैल्शियम 2+ बुला लेगा, क्यों टेंशन ले रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, आ जा, प्रोडक्ट बन गया। यहाँ H+ का सोर्स H2O था, यहाँ H+ का सोर्स HCl हो जाएगा, प्रोडक्ट तो वही रहना है बेटा। यहाँ Cl-, यहाँ Cl- कैल्शियम के प्लस भाग जाएगा, और बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। ये फॉस्फीन की प्रिपरेशन की रिएक्शंस हो गई, 1 2, इसीलिए इंपॉर्टेंट है पहली वाली रिएक्शन 3, है ना। बाकी रिएक्शंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि मैंने नीचे जो आपका 6 और 7 नंबर है इसको मार्क कर दिया है, आप समझ गए हो कि वो भी सही है, रिएक्शंस अच्छी खासी रिएक्शंस है वो भी। उसके बाद अगली रिएक्शन आती है, अगली रिएक्शन में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है 10 नंबर, CuSO4 प्लस PH3 और CuSO4 प्लस NH3। ठीक है, दोनों रिएक्शंस देखते हैं। CuSO4 ने जब PH3 के साथ रिएक्शन करी तो PH3 ने H+ दे दिया, PH3 ने क्या दे दिया, H+ दे दिया, और H+ दे दिया और P3- में टूट गया। ये P3- इस पे अटैक कर गया, तो ये बन गया Cu3P2, कॉपर का फॉस्फाइड बन गया। क्या बन गया बेटा, ये कॉपर का फॉस्फाइड, ये बन गया कॉपर का फॉस्फाइड। और इस वाले ने भी ऐसा ही सोचा होगा कि भाई H+ अलग निकल जाए, नाइट्राइड बन जाए, क्या मैं Cu3N2 बन जाऊं, तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ। और ऊपर जो है तो ये कैसा बन जाता है, ये बन जाता है बेटा CuNH3 4, क्या बन जाता है, CuNH3 4 SO4 एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। DsP2 ट्रांसफर रूल, DsP2 ट्रांसफर रूल, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ, याद आ रहा है, कॉपर का +2 वाला कॉम्प्लेक्स, यही तो है ट्रांसफर रूल वाला कॉम्प्लेक्स, याद आ गया बेटा। ऐसा क्यों हुआ, रीजन 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 सुनो, रीजन सुनो, क्यों वहां पर कॉम्प्लेक्स नहीं बना। यहां भी तो बन सकता था PH3 4 और ये SO4, ये बन सकता था। देखो ऊपर कॉम्प्लेक्स नहीं बना, ऊपर कॉम्प्लेक्स नहीं बना, नीचे कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके दो कारण हैं। पहला कारण NH3 की जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, कॉम्प्लेक्सिंग पावर है, वो ज्यादा है। NH3 अच्छा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो लिगेंड है तो फिर कॉम्प्लेक्स बनाने में ज्यादा पावर रखेगा। दूसरा, जो पीएच बॉन्ड लेंथ है वो NH बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि P बड़ा है तो पीएच बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और NH बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। अब पीएच बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, इसीलिए वहां पर H और P अलग अलग हो गए बेटा, P3- जो है वो अलग हो गया। PH3 और NH3 की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे तो PH3 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, H+ इजीली रिमूव हो जाएगा, यहां से H+ इजीली रिमूव्ड हो जाएगा। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से 10 और 11 रिएक्शंस अलग अलग चलती है। अमोनिया के साथ उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया कॉपर सल्फेट ने, लेकिन PH3 के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाया, वहां पर उसने फॉस्फाइड बना लिया बेटा। फिर रिएक्शन है PCl5 को गर्म करो, ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बता दी थी कि जो एक्सियल वाले Cl होते हैं वो टूट जाते हैं, तो ये बन जाता है PCl3 + Cl2। अब इन सब रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ OH हटाओ, यहाँ OH हटाओ, OH हटाओ, OH हटाओ और Cl लगाओ। ठीक है भाई, OH हटाओ और Cl लगाओ, और साथ में क्योंकि OH अगर जाएगा तो +3 वाले के साथ, +3 वाले के साथ, +5 वाले के साथ, +5 वाले के साथ, +5 वाला ऑक्सी एसिड बनाओ, +3 वाले के साथ +3 वाला ऑक्सी एसिड बनाना है भाई आपको। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलते जाओ भाई, प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या ये CH3COCl बन जाएगा,
ये बन जाएगा C2H5Cl बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3COCl अगेन, ये बन जाएगा आपका C2H5Cl बन जाएगा। इन दोनों में तो प्रोडक्ट आएगा H3PO4, क्योंकि +5 वाला एक ऑक्सी एसिड बनाना है फॉस्फोरस का, और इन दोनों में, इसमें ऊपर वालों में प्रोडक्ट आ जाएगा H3PO3, क्योंकि +3 वाला प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि फॉस्फोरस +3 में। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलनी चाहिए बेटा, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करनी। ये रिएक्शंस हैं, है ना, 16 रिएक्शन आपने यहां कर ली। अब बात आती है कि एक नोट लगा के लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट लगा के लिख देते हैं। प्योर PH3 is non-inflammable but due to presence of P2H4 and P4 impurities, it is flammable, inflammable, है ना। क्या लिखा है इसने, मतलब मैंने जो नोट लिखा है वो देखो, प्योर PH3 इज नॉन इन्फ्लैमेबल, है ना, बट इट इज इन्फ्लैमेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज ऑफ P2H4 एंड P4। तो हमको प्योरिफिकेशन करना पड़ता है। कैसे करते हैं इनसे, प्योरिफिकेशन कैसे होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ PH3, प्योरिफिकेशन ऑफ PH3 की बात कर लेते हैं हम, आ जाइए। प्योरिफिकेशन ऑफ PH3 यहां पर इम्प्योर है, पहले इम्प्योर PH3 को HI के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। किसके साथ करवाई जाती है बेटा, HI के साथ, है ना, किसके साथ करवाई जाती है, HI के साथ। ये देता है H+ और ये देता है I-। इसका लोन पेयर जो है वो इस पर अटैक कर जाएगा, प्रोडक्ट बोलो क्या बनेगा, PH4+ और I-, फॉस्फोनियम आयोडाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, फॉस्फोनियम आयोडाइड। अब हमने फॉस्फीन को ही फॉस्फोनियम में कन्वर्ट किया है। क्यों किया है, ताकि ये जो इसके साथ जो इंप्योरिटीज हैं इनकी, इसके साथ जो इंप्योरिटीज हैं इनकी, ये इंप्योरिटीज तो इस HI के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, तो इंप्योरिटीज तो रह जाएगी उसी तरफ, और उसमें से PH3 होगी, वो फॉस्फोनियम के साथ रिएक्शन करके आ जाएगी। अब आपको पता है सेम अमोनिया को एसिडिक मीडियम दो तो अमोनियम बनता है, फॉस्फीन को भी एसिडिक मीडियम दो तो फॉस्फोनियम बनता है, अमोनियम को बेसिक मीडियम देते हैं तो अमोनिया बनता है, तो फॉस्फोनियम को भी बेटा बेसिक मीडियम दे दो, क्या बन जाएगा, K+ और OH-, ये बन जाएगा PH3, ये बन जाएगा H+ और OH- मिलकर बन जाएंगे बेटा H2O। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा PH3 + Ki प्लस क्या बन जाएगा, H2O। इसका ये प्रोसेस कहलाता है बेटा प्यूरिफिकेशन। क्या कहलाता है, ये प्यूरिफिकेशन। ये आपका प्योर PH3 है, ये क्या है आपका, प्योर PH3 बेटा, प्योर PH3, ये प्यूरिफिकेशन हो गया आपका। PH3 का प्योरिफिकेशन देख लिया हमने, समझ आया बेटा, समझ आया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, O2 की, यानी कि ग्रुप 16 की हम तरफ बढ़ेंगे। ग्रुप 15 हमारा कंप्लीट है, हम आएंगे ग्रुप 16 पे। ग्रुप 16 में कुछ कंपाउंड्स हैं देखिए, जिनके बारे में हमको चर्चा करनी रहेगी। ऑक्सीजन की प्रिपरेशन, ऑक्सीजन की रिएक्शंस। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। ऑक्सीजन वगैरह के बारे में आप जितना जानते हो सब कुछ पता है आपको, है ना, हम जिंदा हैं ये भी पता है उसी की वजह से। फिर आता है O3, फिर SO2 एंड देन H2SO4। ये 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जिसमें से H2SO4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। O3 की भी 1-2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, O3 की भी, और SO2 इसमें सबसे लेस इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, SO2 इसमें सबसे लेस इंपॉर्टेंट है। एनीवेज हम बात कर लेते हैं O2 के बारे में। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं बेटा, O2 की ही बात कर लेते हैं। आइए O2 की ही बात कर लेते हैं, फिर O2 की प्रिपरेशन की बात कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं O2। नाम है डाई ऑक्सीजन, बताने की जरूरत नहीं होता कि ये गैस है
क्या ये पैरामैग्नेटिक होती है? यस। क्या ये कलर्ड होती है या कलरलेस होती है? कलरलेस होती है ऑब्वियसली। पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो होते हैं इन पाई स्टार, है ना। पाई स्टार में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है ना। कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। इसके अलावा आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशन पे। O2 की प्रिपरेशन में देख लेते हैं। स्मॉल स्केल पे O2 की प्रिपरेशन कैसे कैसे हो सकती है? O2 की प्रिपरेशन स्मॉल स्केल पे, स्मॉल स्केल मतलब एक तरह से लेबोरेटरी स्केल समझ लीजिए आप, है ना। लेबोरेटरी स्केल, लेबोरेटरी स्केल पर बहुत सारे थर्मल डीकम्पोजिशंस करके भी हम O2 बना सकते हैं। जैसे KClO3 का थर्मल डीकम्पोजिशन किया तो बन जाएगा बेटा KCl प्लस O2। क्या बनेगा? KCl प्लस O2। उसी तरह से अगर आप K2Cr2O7 का थर्मल डीकम्पोजिशन करते हो, K2Cr2O7 का थर्मल डीकम्पोजिशन करते हो तो बन जाएगा K2CrO4 प्लस क्या बन जाएगा? O2। बेसिकली इन सब से ऑक्सीजन अगर निकल रही है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही तो असर आ रहा होगा। ऑक्सीजन जुड़ी होती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। ये देखो +5 में है और ना, और यहां देखो ये कहां आ गया? -1 में आ गया। सीधा खटाक KCl। ये देखो +6 में है बेटा और ये कहाँ आ गया? सीधा सीधा, है ना। ये कहाँ आ गया? ये भी आ गया आपका +6 में। लेकिन इसके साथ एक और प्रोडक्ट होता है ना बेटा, वो होता है Cr2O3 प्लस O2। तो देखो ये क्रोमियम आ गया 3 में। ये क्रोमियम, तो जो क्रोमियम, सारे क्रोमियम 6 में थे, कुछ 3 में आए, इसीलिए तो ऑक्सीजन फ्री हुआ। ऑक्सीजन जब तक जुड़ा है तब तक ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा रहेगी। ऑक्सीजन कम कर लोगे, अलग कर दोगे तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे KMnO4 है, के ये सब डी ब्लॉक के हैं। वैसे मैं बता देता हूँ ये डी ब्लॉक की रिएक्शन है ना। के ये दूसरी तीसरी रिएक्शन KMnO4 है, ये बन जाएगा K2MnO4। क्या बन जाएगा? ये K2MnO4 प्लस बन जाएगा MnO2 प्लस क्या बन जाएगा? O2। ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए। यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हुई, ये इधर आ गया, ये बन गया KMnO4 की रिएक्शन। Ag2O है ना, Ag2O की रिएक्शन भी अगर करोगे आप तो ये बन जाएगा Ag प्लस हाफ O2। ठीक है, अगर आप HgO की रिएक्शन करोगे तो भी बन जाएगा क्या? ये Ag, ये तो भी ये बन जाएगा आपका क्या? Hg, है ना। और Hg प्लस हाफ O2 बन जाएगा। ठीक है, Hg प्लस क्या बन जाएगा? हाफ O2 बन जाएगा। Hg प्लस O2 लिख दो। Hg बैलेंसिंग इतना कोई जरूरी नहीं होता करना। लेड नाइट्रेट में, लेड नाइट्रेट को अगर हीट करते हो तो बेटा NO2 भी बनती, लेड का ऑक्साइड बनता है। लेड का ऑक्साइड बनेगा प्लस NO2 बनेगा, हाईफाई नाइट्रेट है, 3 टुकड़े हो जाएंगे, O2 गैस बन जाएगी। PbO2 को अगर गर्म करते हो, है ना, और भी रिएक्शंस लिख सकता हूं मैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6। सोचने की जरूरत नहीं, जाने कितनी रिएक्शन होगी जिनसे O2 निकलता होगा बेटा। ये देखो 7 नंबर रिएक्शन यहां लिख रहा हूं, PbO2 ये 4 में है, इसको थोड़ा सा गर्म करोगे, बोलेगा मैं तो वैसे ही दुनिया में +2 में ही जाना चाहता हूं। ये लो, ये O2 रिएक्शन हो जाएगी। उसी तरह से अगर आप Pb2O3 ले लोगे, Pb2O3 ये लो, Pb2O3 ले लो, ये भी, इसमें भी बैठा है, इसमें भी बैठा है लेड जो है +4 में, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PbO प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी रिएक्शंस जो हैं, ये सारी रिएक्शंस जो हैं, ये बताती हैं हमको कि ये एक और नो, H2O2, ये लो, H2O2 अगर थर्मली डिकम्पोज हो जाता है, H2O2 अगर डिकम्पोज हो जाता है तो वो H2 प्लस O2 में टूटता है बेटा। H2 प्लस O2 में ही, H2O प्लस O2 में टूटता है, सॉरी, है ना, इसको सही लिख दो, H2O प्लस O2 में टूटता है। ये कुछ स्मॉल स्केल O2 की प्रिपरेशन है। लार्ज स्केल प्रिपरेशन देख लेते हैं। लार्ज स्केल प्रिपरेशन देख लेते हैं, ये तो रिएक्शन हो गई। लार्ज स्केल प्रिपरेशन देख लेते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, बेसिकली हम उसकी बात करते हैं। लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ O2। पहला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना।
वाटर है क्या? वाटर क्या है? H प्लस है और O2 माइनस है। ये जाएगा O2 गैस एट एनोड, और ये जाएगा H2 गैस एट कैथोड। तो ठीक है, हमको एनोड पे O2 गैस मिल गई, यही बनानी थी हमको। दूसरा दूसरा जो है वो है बाई एयर, बाई एयर। और ये जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, और ये N2 की भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हो सकती है। ये N2 की भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हो सकती है। कैसे हो सकती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एयर। सबसे पहले क्या करना है आपको, एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ O2 प्लस N2 प्लस CO2 प्लस मॉइस्चर, है ना। H2O होगा उसमें। ये होता है ना। H2O क्या है, मॉइस्चर है। क्या है बेटा, मॉइस्चर है। ये लो, सबसे पहले हमारा काम होता है मॉइस्चर हटाओ। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, मॉइस्चर। तो हम एनहाइड्रस CaCl2 लेते हैं। याद करो, एस ब्लॉक में बताया था कि ये जो है सारे के सारे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, है ना। ऊपर से नीचे इनके हाइड्रेट फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो है वो कम होती है, तो मॉइस्चर जो है वो गायब हो जाएगा। ये है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होता है ये, डिहाइड्रेटिंग। क्या कहलाता है ये बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है। तो बताओ अब क्या बचेगा, अब क्या बचेगा, अब इसमें बचेगा क्या, O2। ठीक है, O2 के बाद बचेगा N2 प्लस बचेगा CO2। अब CO2 जो है वो एसिडिक होता है बेटा। CO2 क्या होता है, एसिडिक। तो यहां हमने ले लिया KOH बेस। क्या ले लिया हमने, KOH बेस ले लिया, जो कि किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहां बचेगा अब सिर्फ O2 प्लस N2। O2 प्लस N2 जो है वो दोनों गैस हैं अभी इस वक्त। तो सबसे पहले इनका लिक्विफिकेशन किया जाता है बेटा। क्या किया जाता है, इनको लिक्विफिकेशन। गैस को लिक्विफाई करना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। गैस को लिक्विफाई करना है तो हाई प्रेशर पे इनको लिक्विफाई किया जाता है। तो O2 प्लस N2, और अब ये हो चुके हैं लिक्विड। क्या हो चुके हैं बेटा, लिक्विड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं ये, लिक्विड। लिक्विड को सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है बेटा, डिस्टिलेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन। क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में वो फिर से वेपर बन जाएगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, है ना। तो यहां पर N2 जो है, N2 का मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो N2 डिस्टिल्स आउट फर्स्ट। क्योंकि N2 का डिस्टिलेशन पहले हुआ, तो N2 के डिस्टिलेशन, N2 प्लस O2 का डिस्टिलेशन, दो लिक्विड का डिस्टिलेशन कर रहे हो, तो N2 पहले डिस्टिल्स आउट हो जाएगा, यानी कि N2 और O2 आपकी सेपरेट हो जाएगी। अब चाहो तो आप N2 काम में ले लो, चाहो आप O2 काम में ले लो। इसीलिए बोल रहा था कि N2 और O2 दोनों की प्रिपरेशन में काम आता है ये वाला मेथड, बाय एयर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ O2 भी और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ N2 भी। क्लियर है भाई। अब रही बात इसके रिएक्शन की, तो इसकी रिएक्शन की क्या ही बात करें, ऑक्सीजन है तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। C+O2 में CO भी बन सकता है, CO2 भी बन सकता है, इट डिपेंड्स। P4O2 में अभी बताया था P4O10 बन जाएगा। कैल्शियम को ऑक्साइड से बनाओ तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। सल्फाइड की रोस्टिंग करोगे, सल्फाइड की रोस्टिंग करोगे तो ZnO बन जाएगा और प्लस SO2 बन जाएगा। ये मेटलर्जी में पढ़ेंगे हम रोस्टिंग। CH4 प्लस O2 में करोगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O बनेगा। ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है बेसिकली, है ना। जलाने वाली बात है, कंबशन रिएक्शन हो गई। HCl प्लस O2 की बात करोगे तो HCl प्लस O2 से Cl2 निकल सकती है, लेकिन CuCl2 कैटलिस्ट के साथ। ये रिएक्शन हम Cl2 की प्रिपरेशन में फिर से पढ़ेंगे, Cl2 की प्रिपरेशन में हम फिर से पढ़ेंगे। SO2 और O2, SO2 प्लस हाफ O2 V2O5 के साथ SO3 में कन्वर्ट होता है। ये हम इसी फैमिली में आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। किस में पढ़ेंगे हम, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पढ़ेंगे। और ये जो है इसको बोलते हैं डेकन्स प्रोसेस, है ना। डेकन्स प्रोसेस Cl2 प्रिपरेशन में। और ये है H2SO4 की
प्रिपरेशन में यूज होने वाला है। तो ये वाली रिएक्शन हमारे सामने ग्रुप 17 में फिर से आ जाएगी ये वाली रिएक्शन, और ये वाली रिएक्शन हमारे सामने इसी फैमिली में अगले लेक्चर में आ जाएगी, क्योंकि ये लेक्चर तो जो है हम लोग अब फिनिश करने वाले हैं। तो हमने ग्रुप 16 भी शुरू कर लिया था बेटा। हमने ग्रुप 16 में क्या जान लिया? हमने ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिएक्शन, ऑक्सीजन की प्रिपरेशन के बारे में हमने जान लिया। कोई भी कुछ नई रिएक्शन नहीं है, मैं आपको बता देता हूं इनमें से काम काम की रिएक्शन क्या है। ये देख लेना बेटा, 1, 2 और 3 का थर्मल डिकम्पोजिशन अक्सर पूछा जाता है। बाकी सारी रिएक्शंस तो आप दिमाग लगा के कर लोगे, ये कर लिया, ये कर लिया। तो 1, 2, 3 पर स्टार लगाया है, जो स्टार लगाया है उसका ध्यान रख लेना। इसमें ये थोड़ा एयर वाला प्रोसेस ध्यान में रखना कि KOH यूज करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। हम O2 कर चुके हैं बेटा, O2 इसमें हम कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं पूरी पूरी O3 की। किसकी बात करने वाले हैं? O3, O3 नहीं, O3 है ना। किसकी कर रहे हैं? O3, O3 की बात करेंगे हम। ठीक है भाई, चलिए तो ओजोन की बात करते हैं। ओजोन की प्रिपरेशन पहले देख लेते हैं हम। ओजोन के बारे में हम जो जानते हैं वो लिख देते हैं। हमने इसके फॉर्मल चार्ज वगैरह के बारे में बात करी थी इस तरह से, है ना। यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस होता है। इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि ये माइनस जो है ये बेसिकली ये क्या करता है? रेजोनेंस करता है। तो इसका जो अगर हम बात करें तो बॉन्ड, स्पाई बॉन्ड के साथ इसका जो है माइनस का रेजोनेंस होगा। तो यहां पर कितने बॉन्ड है बेटा? 3 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? 3/2 कितना हो जाएगा? 1.5। कितना हो जाएगा बेटा? इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा। इसके अलावा O3 के बारे में जो कुछ एनसीईआरटी में लिखा है उसमें से काम काम की चीजें ऊपर लिखी हुई है। ये एलोट्रोपिक फॉर्म होता है O2 का, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसी वजह से हमारे आसपास या जहां हम रहते हैं, है ना, सी लेवल पे, वहां पर O3 का फॉर्मेशन करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब इसकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। ये अपने आप नहीं बनता, ठीक है, कंडीशंस में बनाया भी जाता है ना। बहुत सारी कंडीशंस में इसको बनाया जाता है, इंडस्ट्री वगैरह में बनाया भी जाता है, लेकिन स्टेबल नहीं होता। ये कभी भी टूट सकता है ना, कभी भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, कभी भी टूट जाएगा, कभी भी डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर मतलब जो सी लेवल है वहां पर तो ये O3 आपको नहीं मिलेगा। एट हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इट इज फॉर्म्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। आप खुद देखिए, ऑक्सीजन यहां जहां हम रह रहे हैं वहां पर भी ऑक्सीजन है, और हमसे ऊपर 20 किलोमीटर ऑक्सीजन से ही ओजोन बनता है। आपने नाम सुना होगा ओजोन लेयर वगैरह, है ना, सुना होगा ना, ओजोन लेयर वगैरह ये सब नाम सुना होगा। तो ओजोन लेयर है क्या? ओजोन लेयर में क्या है? ओजोन ही तो है। ओजोन लेयर में क्या है? ओजोन ही है। तो वो कहां है? 20 किलोमीटर ऊपर है भाई। ठीक है, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपने देखे। इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन कैसे होती है? बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन फिर भी जो है लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है कि एक ट्यूब होती है जिसके अंदर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। किस पर किया जाता है कि इधर से O2 पास करवाई जाती है, इधर से O2 जाती है और इधर से निकला जाता है 10% ओजोनाइड ऑक्सीजन, ओजोनाइड ऑक्सीजन। निकलती इधर से भी ऑक्सीजन ही है, पर उसमें 10% ऑक्सीजन जो है वो ओजोन होती है। 10% क्या होती है उसमें? जो है ओजोन होती है। मतलब आप इधर से ऑक्सीजन डालो, उस ऑक्सीजन को एक ट्यूब में से निकालो, उस ट्यूब में आपको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करना है। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर रहे हो तो ऑब्वियसली जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस या करंट वाली चीजें जब भी होती है वो चीजें फिजिबल नहीं होती, इसलिए उनमें करंट की जरूरत पड़ती है। जहां पर डेल्टा H पॉजिटिव होता है वहां पर ये काम किया जाता है बेटा, या सॉरी, जहां पर डेल्टा G पॉजिटिव होता है, गिब्स फ्री एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, वहां पर ये हमेशा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ये सब चीजें होती है। तो मतलब O2 अपनी मर्जी से सी लेवल पे O3 नहीं बनना चाहती, वरना अगर सी लेवल पे अगर ओजोन बन जाता तो फिर बन ही जाता, इतना 20 किलोमीटर ऊपर जाकर बनने की जरूरत कहां थी। लेकिन अगर हमको बनाना है
तो वो इस तरह से बनाई जा सकती है कि एक वैक्यूम ट्यूब में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया जाता है, O2 को 10% ओजोनाइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है। प्रिपरेशन इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली अभी आपने देखा कि O2 से ही O3 में बदलना है। देखो इसके 3 मोल हैं और इसके 2 मोल हैं। यहां पर 3 मोल से 2 मोल पर जा रहे हो तो इसका मतलब हुआ 3 मोल से 2 मोल पे जा रहे हो, इसका मतलब हुआ पहली चीज तो ये कि ये जो है बॉन्ड ऑर्डर, अच्छा O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा 2.0 और इसका अभी बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला 1.5 होता है। आप खुद सोचो, दो वाला, एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड ऑर्डर है, एक का 2 एक का है 1.5। जहां ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है वो स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है। आप कम स्टेबल स्पीसीज की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप ज्यादा स्टेबल स्पीसीज से कम स्टेबल स्पीसीज की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये उल्टा काम हो गया। और अगर उल्टा काम हो गया तो बताओ इसका डेल्टा जी जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा होगा ये, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसीलिए तो बेटा इस तरह से काम किया जा रहा है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से। और इसका डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होगा। इसका डेल्टा एच जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होगा। कारण आप एंथैल्पी के अंदर जो चेंज देख रहे हो, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। आप ज्यादा अट्रैक्शन से कम अट्रैक्शन की तरफ जा रहे हो तो एनर्जी रिलीज थोड़ी होगी बेटा, एब्जॉर्ब भी होगी। इसीलिए डेल्टा एच पॉजिटिव यहां पर लिखा होता है ना। तो इसका जो प्रिपरेशन होता है वो एंडोथर्मिक होता है। कैसा होता है बेटा, ये एंडोथर्मिक प्रिपरेशन होता है। ठीक है भाई। तो इसका उल्टा अगर सोच लो, अभी आगे वाली स्लाइड पे मैं इसका उल्टा बताऊंगा कि जो ओजोन को, मतलब ओजोन का डीकंपोजिशन बताऊंगा। देखो O2 से ओजोन बन रही है, ओजोन का डीकंपोजिशन होगा तो यही रिएक्शन वापस इस तरफ आ जाएगी। तो वो सब इसका उल्टा मान लो। उसमें डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। उसका डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। सारा कुछ उल्टा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, कारण रीजन वही है कि फिर हम डेड बॉन्ड ऑर्डर 1.5 बॉन्ड ऑर्डर से किधर की तरफ मूव करेंगे, 2.0 की तरफ। तो इसका मतलब हुआ कि फिर तो हमारे लिए अट्रैक्शन, ज्यादा अट्रैक्शन की तरफ मूव करेंगे। यानी कि जनरली आपने देखा होगा कि कोई कंपाउंड जब टूटता है तो एनर्जी मांगता है। आपने इतने सारे थर्मल डीकंपोजिशन पढ़े, लेकिन ओजोन का डीकंपोजिशन जब होगा, जब हम ओजोन से O2 की तरफ जाएंगे तो ऐसा डीकंपोजिशन होगा जिसमें एनर्जी उल्टा रिलीज होगी। जबकि डीकंपोजिशन में कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। आपको पता है डीकंपोजिशन में एनर्जी देनी पड़ती है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। लेकिन ये ऐसा है जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। चलिए तो उसी की बात कर लेते हैं। ये देखो लिखा हुआ है यहां पर, रिएक्शंस ऑफ O3 के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले डीकंपोजिशन ऑफ, है ना, सबसे पहले लिख देते हैं डीकंपोजिशन ऑफ, या इसको एक काम करते हैं, पहले एक स्लाइड इधर लिख लेते हैं, डीकंपोजिशन ऑफ O3। O3 का डीकंपोजिशन करना है अब हमको। तो O3 का डीकंपोजिशन करेंगे तो 2O3 से ये बन जाएगा 3O2। बताओ यहां पर O3 से O2 बन रहा है, गैस के मोल बढ़ रहे हैं, दोनों गैस हैं लेकिन गैस के मोल बढ़ गए बेटा। गैस के मोल क्यों बढ़ गए, गैस के इसलिए मोल बढ़ गए, इधर 2 मोल हैं और इधर कितने मोल हैं, 3 मोल हैं, ये मोल बढ़ गए। अगर गैस के मोल बढ़ेंगे तो बताओ, आपने ये पढ़ा होगा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना, डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। यहां पर यहां पर जो इस रिएक्शन के लिए है ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी क्यों बढ़ेगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। कारण बोलो क्या, कि डेल्टा एन जी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। गैसियस मोल रिएक्ट, मतलब प्रोडक्ट साइड में गैस के मोल बढ़ रहे हैं, इधर 2 मोल है उधर 3 मोल हो गए बेटा। प्रोडक्ट साइड में गैस के मोल जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। उसके अलावा ये जो आपका डेल्टा एच है, ये जो आपका डेल्टा एच है, ये इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होगा। कारण है कि बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से, है ना, चेंज हो रहा है बॉन्ड ऑर्डर, है ना, ऐसा लिख देते हैं, इसको नेगेटिव लिखेंगे, है ना, क्योंकि अट्रैक्शन जो है अट्रैक्शन
बढ़ रहा है। अट्रैक्शन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो O2 में होता है 2.0, सॉरी O3 में होता है 1.5, और वो चेंज हो रहा है बॉन्ड ऑर्डर O2 के 2.0 में। यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ये भी माइनस होगा, ये एंट्रोपी बढ़ेगी, आगे बैठा हुआ माइनस उसको माइनस ही बना देगा। एंट्रोपी जितना ज्यादा होगी उतना, ये दोनों फैक्टर जो हैं री इन्फोर्स करते हैं। ये दोनों फैक्टर क्या करते हैं बेटा? री इन्फोर्स करते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से ये डेल्टा जी जो है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। इस रिएक्शन को देखिएगा, बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फैक्टर्स reinforce each other and make delta G more highly negative. मतलब अगर ये हाईली नेगेटिव होगा तो हाईली स्पॉन्टेनियस लिख दे। हाईली स्पॉन्टेनियस हो जा तो डीकंपोजिशन जो है वो इतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है कि इंडस्ट्री में जो ओजोन वगैरह बनाई जाती है तो उसको बल्क अमाउंट में स्टोर करना रिस्क से, है ना, मतलब रिस्क होता है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है, खतरे से खाली बात नहीं होती। अगर आप इंडस्ट्रीज में ओजोन को बहुत ज्यादा स्टोर कर लेते हो तो हो सकता हो कि अगर ओजोन टूटना शुरू हो गई, अगर ओजोन टूटना शुरू हो गई तो ओजोन जब टूटती है तो ये कैसा कैसा होता है, इसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है, इसका डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है ना, और ये हाईली स्पॉन्टेनियस होता है, हाईली स्पॉन्टेनियस। ठीक है, मतलब ओजोन का बनना तो मुश्किल है लेकिन बनी हुई ओजोन का टूटना बहुत आसान है। इसीलिए इंडस्ट्री वगैरह में जो ओजोन कभी कभी काम आती है उसका बहुत ज्यादा बल्क में स्टोर नहीं किया जाता, क्योंकि हो सकता हो वो एक्सप्लोड कर जाए, क्योंकि इसका टूटना फिजिबल है, इसका टूटना स्पॉन्टेनियस है। ओजोन अगर टूटना स्पॉन्टेनियस है और एक बार टूटना शुरू, डीकंपोजिशन शुरू हो गया, तो इसका मतलब है वहां पर विस्फोट हो सकता है, एक्सप्लोड कर सकती हैं चीजें। ओके, तो डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन इज खतरे से खाली नहीं। ठीक है भाई, उसके बाद करते हैं रिएक्शन ऑफ O3 की। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा रिएक्शन ऑफ ओजोन में, सबसे पहले लिख दो ये क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है O3, ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको मतलब कहते हैं ना कि टॉप मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से आता है। जब कोई किसी से ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है तो ओजोन को बुलाया जाता है कि तू ऑक्सीडाइज कर देगा क्या, तो ये बोलता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने जाने कितनों को ऑक्सीडाइज कर दिया। दूसरा इसके अंदर लिख दीजिएगा, कैपेबल टू रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन, और यही इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। इसकी क्या होती है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्यों बोला कि जो ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है, कोई भी कलर्ड सब्सटेंस होता है, अगर उसके साथ नेसेंट ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो कलरलेस हो जाता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है ब्लीचिंग। इसको क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग। फिर इसकी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली बातों को समझते हुए खूब सारी रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे PbS और अगर O3 की रिएक्शन करवाओगे तो वो PbSO4 बन जाएगा। ये काम H2O2 भी कर रहा था, हाइड्रोजन चैप्टर में हमने देखा था ये सेम रिएक्शन। यहाँ H2O2 होगा तो भी ये PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर H2S है ना, जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, अगर H2S है और उसके साथ ओजोन ले लिया तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है सल्फर में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजेशन ही करेगा, और साथ में इनके प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली O2 ही होंगे, सबके साथ O2 ही हो जाएंगे। उसके बाद अगली रिएक्शन आती है NO प्लस O2, और ये कन्वर्ट हो जाता है NO2 में, और यहां निकल जाएगा O2। जो सुपरसोनिक जेट होते हैं ना, सुपरसोनिक जेट, उनके एग्जॉस्ट से ये वाली गैस निकलती है, NO गैस निकलती है ना, NO गैस निकलती है, O3 कर देना इसको, और वो
ओजोन लेयर में से जो ओजोन है उसको साथ रिएक्शन करके NO2 और O2 में उसको तोड़ देती है। यानी ओजोन लेयर जो है, आपने सुना होगा ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं, ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर पतली पड़ती जा रही है। ओजोन लेयर हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि वो जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती है उससे हमको बचाती है ना। तो यूवी रेज जो हमारे सन से आती है उसको एक तरह से वो बीच में हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। ओजोन परत जो है, वो ओजोन लेयर जो है हमारे लिए एक शील्डिंग का काम कर रही है। लेकिन वो ओजोन लेयर अगर डिप्लीट होती है तो यहां पर यूवी रेज आ सकती है। यूवी रेज आएगी तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। अब ये NO है और O3 है, तो NO क्या करता है, NOO3 को तोड़ देता है। और NO जो है वो सुपरसोनिक जेट से, है ना, सुपरसोनिक जेट के जो जब फ्यूल जलता है उसका, तो एग्जॉस्ट से NO जो है वो निकलता है और वो ओजोन को डिप्लीट करता है। तो ये जो थर्ड नंबर की रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है ये बताती है कि NO जो है वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डिप्लीशन को, है ना। तो NO जो है वो यहां पर ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या एक्सप्लेन करती है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बाय NO एग्जॉस्टेड बाय सुपरसोनिक जेट, है ना। तो यहां पे लिख देते हैं हम, ठीक है भाई, यहां पे लिख देते हैं। ठीक है भाई, दिस रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ O3 लेयर इज डिप्लीटिंग बाय NO गैस एग्जॉस्टेड बाय सुपरसोनिक जेट। चलिए भाई, तो अब एक और रिएक्शन है इसके अंदर जो एस्टिमेशन ऑफ ओजोन करके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ऑफ ओजोन एस्टिमेशन। क्वांटिटेटिवली ओजोन का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, तो ओजोन की रिएक्शन करवाई जाती है Ki के साथ और ये कन्वर्ट कर देता है इसको I2 प्लस O2 में। इस रिएक्शन से ये पता लगता है कि जितनी ओजोन है उतना I2 बनेगा। ओजोन के साथ तो हम टाइट्रेशन नहीं कर सकते, है ना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ओजोन को लेकर तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, ओजोन की रिएक्शन Ki के साथ करके उसको I2 में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां से हमको एक बात समझ आती है कि जितनी ओजोन होगी, जितनी ओजोन रिएक्शन करेगी उतना I2 बनेगा। तो हमको ये पता है कि अगर हम I2 का एस्टिमेशन कर लें तो इसका मतलब है हम ओजोन का भी एस्टिमेशन कर लेंगे। भाई जितना ओजोन है, जितना ओजोन रिएक्शन करेगी उतना I2 बनेगा। तो अगर मुझे ओजोन का एस्टिमेशन करना है तो मैं I2 का एस्टिमेशन कर दूं, एक ही बात है। तो फिर I2 का एस्टिमेशन इनडायरेक्टली तो वो ओजोन का ही एस्टिमेशन करते हैं। तरीका बता रहा हूं कि I2 की रिएक्शन करवाई जाती है हाइपो के साथ, Na2S2O3, नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। क्या नाम होता है इसका, सोडियम थायोसल्फेट। याद करो, इसको हमने ऑक्सी एसिड वाले लेक्चर में देखा था। हमने इसको कहाँ देखा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशन में फोटोग्राफी फिक्सिंग के दौरान भी इसको पढ़ा था। इसका नाम होता है बेटा हाइपो। क्या नाम होता है इसका, हाइपो। I2 और हाइपो की टाइट्रेशन करवा दी जाती है। अब I2 और हाइपो की टाइट्रेशन जब करवाई जाती है तो पता लगता है कि एक I2 2 मोल हाइपो के साथ रिएक्शन करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, है ना, इसको कन्वर्ट कर देता है Na2S4O6, है ना, Na2S4O6 प्लस 2NaI। ठीक है भाई, Na2S4O6 प्लस 2NaI। हमको क्या करना होता है, बस इतना ध्यान रखना होता है, हिसाब समझना है तो बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है कि 2 मोल हाइपो के लिए 1 I2 लगता है। 2 मोल हाइपो के लिए 1 I2 लगता है। तो अगर इस टाइट्रेशन में जितना हाइपो कंज्यूम होगा, इस टाइट्रेशन में जितना भी हाइपो कंज्यूम होगा उसका आधा I2 कंज्यूम होगा, क्योंकि वो एक
वो एक, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है। दैट मीन्स हम इसको देसी भाषा में समझ सकते हैं कि जितना हाइपो हमको कंज्यूम हो रहा है उसका आधा I2 कंज्यूम हो रहा है, और जितना I2 कंज्यूम होगा इस टाइट्रेशन में उतना ही ओजोन वहां पर भी कंज्यूम हुआ होगा रिएक्शन में। तो ओजोन का एस्टिमेशन इनडायरेक्ट किया जाता है I2 के एस्टिमेशन से, और I2 का एस्टिमेशन किया जाता है उसकी रिएक्शन हाइपो के साथ करवाकर। तो ये कहलाती है एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। सवाल कैसा आएगा? सवाल इस पर ऐसा आ सकता है कि एस्टिमेशन ऑफ ओजोन में कौन सा रीएजेंट यूज होता है, तो ये है हाइपो यूज होता है बेटा, है ना। और यहां पर जो है एस्टिमेशन ऑफ ओजोन में पहले Ki के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ये वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दी हुई है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना बेटा। जिस जिस पे स्टार लगा रहा हूं वो सारी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके पास SO2। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास? SO2। SO2 के बारे में ये सारी बातें लिखी हुई है, कोई नई बात नहीं है। एसिडिक गैस होती है, बिल्कुल होती है। अगर एसिडिक ऑक्साइड है तो एसिड रेन कॉज कर सकता है, कर सकता है। बेंट होता है, sp2 होता है, इसकी ज्योमेट्री आप सभी जानते हो, ये ऐसा होता है, ठीक है। इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होता है बेटा? sp2 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। तो एक तो होता है p पाई p पाई, और एक होता है इसमें p पाई d पाई, या d पाई p पाई लिख दो, d पाई p पाई, ये लो, ये सब सिखा चुका हूं मैं है ना। बेंट शेप होती है, लिखा हुआ है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, ये क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों होता है रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि सल्फर +4 से कहा जाता है सल्फर +6 में, तो इसका मतलब है यहां पे इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा। ये स्टेबल होता है, करेक्ट है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट से हमने पढ़ा कि सल्फर का +6 इज मोर स्टेबल देन सल्फर का +4, है ना। तो सल्फर का +4 ये जो है, इसीलिए ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये खुद का ऑक्सीडेशन करवाता है ना। क्योंकि SO2 में जो है वो सल्फर कहाँ है? SO2 में जो है वो सल्फर कहाँ है बेटा? +4 में ही तो है, ये लो। SO2 में सल्फर कहाँ है? +4 में है, ये लो, ठीक है भाई। रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फॉर्म ड्यूरिंग द रोस्टिंग, ये हम पढ़ेंगे, इसको हम देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं कि इस पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई मेटल सल्फाइड होता है और अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, ये हम मेटलर्जी में पढ़ेंगे। रोस्टिंग हम कहाँ पढ़ेंगे बेटा? मेटलर्जी में। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और मेटल जो है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये मेटल तो है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 गैस बन जाएगी। तो वो यही कह रहा है कि SO2 गैस का मेन सोर्स क्या है? तो SO2 गैस बनने का मेन सोर्स यही है बेटा। इंडस्ट्री में SO2 गैस को अगर बनाना है तो वो सल्फाइड ओर की रोस्टिंग होगा, ड्यूरिंग रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, ठीक है। सल्फाइड ओर्स की रोस्टिंग जब होगी तो उस दौरान SO2 गैस बनती है। उस दौरान क्या बनती है बेटा? SO2 गैस बनती है। क्लियर है भाई सबको? आगे चले, चलिए। इसके अलावा SO2 के बारे में और क्या चीजें हो सकती हैं? SO2 पोलर होता है ना। SO2 पानी में H2SO3 के बराबर होता है, हालांकि ये सब जानते हो, है ना। SO2 के बारे में और लिख लो, चलो। ये क्या होता है? पोलर होता है। इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। दूसरा, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। SO2 जो है बेटा, SO2 जो है अगर पानी में जाती है तो वो क्या करती है? H2SO3 के बराबर होती है। SO2 पानी में जाकर क्या बन जाता है? H2SO3 बन जाता है। क्या बन जाता है? H2SO3 बन जाता है। दोनों को लिख सकते हो आप ऐसे, इसको और इसको ऐसे लिख सकते हो आप। इसको मत लिखो, SO2 + H2 लिख दो, बात एक ही है। जिस तरह से CO2 पानी में H2CO3 के बराबर होती है, उसी तरह से ये भी क्या होती है बेटा? ये पानी में H2SO3 के बराबर होती है। H2SO3 जानते हो, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है भाई। तो ये कुछ इसके बारे में बातें थी। SO2 से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं लिख रहा हूं। एक लिखा हुआ है टर्न्स एसिडिफाइड K2Cr2O7 इनटू ग्रीन। देखो बेटा, जो K2Cr2O7 होता है, इसका मतलब होता है ये क्या बताता है? ये क्या करता है कि जो Cr2O7 2- होता है ना बेटा, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां लिख देता हूं Cr2O7
टू माइनस जो होता है वो होता है ऑरेंज कलर का। कौन से कलर का होता है बेटा? ये हम कहाँ पढ़ेंगे? ट्वेल्थ वो उसमें डी ब्लॉक, जो आपका ट्वेल्थ क्लास का टॉपिक है ना, डी एंड एफ ब्लॉक, वहां बताऊंगा मैं। ये ऑरेंज कलर का होता है। अगर आप SO2 की बात करोगे तो आपको पता है क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है? यस। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो क्रोमियम +6 को रिड्यूस करेगा और क्रोमियम को +3 में ले आता है बेटा, और +3 में ये कौन सा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। कौन से कलर का हो जाता है? ग्रीन। तो लिखा हुआ है टर्न्स एसिडिफाइड K2Cr2O7 इनटू ग्रीन, है ना? तो इनटू ग्रीन में कर देता है ये। दूसरा, इसका बीच वाले को अभी बताऊंगा, बीच वाले ऑप्शन पे अभी आऊंगा। पहले देखो, डीकलराइज्ड KMnO4 सॉल्यूशन। इसका मतलब है ये KMnO4 को क्या हम MnO4 माइनस लिख सकते हैं? ये पर्पल कलर का होता है बेटा। कौन से कलर का होता है? पर्पल कलर का। अगर यहां पर आप SO2 की रिएक्शन करवा दोगे तो ये फिर से वही +4 में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और इसको जो है वो +2 को, इसको +7 को किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको +7 को +2 में ले आएगा, Mn को +2 में ले आएगा। यहां पर ये कलरलेस हो जाएगा, है ना? एसिडिक मीडियम में कल Mn +2 में। आप बोलोगे सर मीडियम एसिडिक कैसे आया? पहली चीज, SO2 ले रहे हो, यस। क्या वो एसिडिक है? यस। क्या मीडियम एक्वस होगा? यस। अब पानी में SO2 है तो इसका मतलब H2SO3 है, और H2SO3 है तो मीडियम एसिडिक हो गया ना बेटा। तो इसलिए ऊपर वाला भी मीडियम अपने आप बाय डिफॉल्ट एसिडिक है, नीचे वाला भी मीडियम एसिडिक है। बीच वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन चाहे आप CO2 के साथ करवा दो, चाहे आप SO2 के साथ करवा दो, ठीक है? अगर आपने CO2 के साथ करवाई तो बनेगा CaCO3, अगर आपने इसके साथ करवाई तो बनेगा CaSO3। ये भी मिल्की कलर का होता है, ये भी मिल्की होता है, और ये भी क्या होता है बेटा? मिल्की होता है ना? इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फाइट, है ना? ट बोल रहा हूं, ड नहीं बोल रहा हूं, कैल्शियम सल्फाइट। दोनों ही मिल्की होते हैं। तो आप जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये पता नहीं कर पाते कि मीडियम में कार्बोनेट आयन है या सल्फाइट आयन है, या इनडायरेक्टली मैं बोलूं मीडियम में CO2 है या SO2 है। तो CO2 और SO2 की पहचान करी जाती है, तो वो इसलिए इससे नहीं हो पाती। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, यानी कि वाटर, लाइम वाटर से ये इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता बेटा। लाइम वाटर तो इन दोनों के साथ ही मिल्की दे देगा, है ना? मिल्की कलर दे देगा। तो कैसे करें? तो फिर वो दोनों काम आते हैं, K2Cr2O7 और KMnO4। वो इसलिए क्योंकि जो CO2 है आपकी, वो ना तो, मैं बता देता हूं, Cr2O7 2-, है ना, एंड MnO4-, इनके साथ CO2 जो है वो नो रिएक्शन, ये रिएक्शन ही नहीं करता। कारण ये ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है ना? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता, इसीलिए इनका कलर नहीं बदल सकता। जो 4 से 6 में जा सकता है, जो अपने से ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, सल्फर की प्लस से ज्यादा स्टेबल होती है, 4 से 6 में जा सकता है, इसीलिए तो इनका कलर बदल पा रहा है। और कार्बन ऑलरेडी +4 में है, ऐसा तो है नहीं कि +4 से ज्यादा चला जाएगा। अगर जाता तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता, और तो इनका कलर बदलता। तो इसीलिए CO2 इनके साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करता। ये बातें हम डी एंड एफ ब्लॉक में भी करेंगे बेटा, ये बातें हम कहां करेंगे? डी एंड एफ ब्लॉक में भी करने वाले हैं। चलिए फटाफट इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करो, फिर इसकी प्रिपरेशन पे आते हैं। ये तो रिएक्शंस टाइप हो गई, मतलब रिएक्शंस तो नहीं है, बट हाँ इसके बारे में जो भी सारी बातें हो गई लिख दिया भाई। चले आगे। प्रिपरेशन ऑफ SO2, S+O2 से SO2 भी बन सकता है, बनता ही है, और साथ में SO3 भी बनता है। ये नेग्लिजिबल में बनता है, वेरी नेग्लिजिबल। ठीक है भाई। इंडस्ट्रियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड, और पीछे बताई वापस रिएक्शन फिर से लिख रहा हूं। रोस्टिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटल सल्फाइड को गर्म करना, मेटल सल्फाइड मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और हमको मिल जाती है SO2 गैस। ये बहुत कॉमन रिएक्शन है। उसके बाद रिएक्शंस ऑफ SO2, ये तो अभी बताया। SO2 है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसको रिड्यूसिंग एजेंट की नजर से देखो। पहली चीज, पानी में फेंकोगे तो H2SO3 बन जाएगा, बात खत्म हो गई है, पीछे बता दिए रिएक्शन। SO2Cl2, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही सोच लो, चिपका दो। कैसे? SO2Cl2 लिख दो,
SO2Cl2 लिख दो, तो ये दोनों जो है रिएक्शन कर जाते हैं। SO2 प्लस O2, अब ये SO2 प्लस हाफ O2 मिलकर बनाते हैं SO3 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में, जो कि एक स्टेप होती है कांटेक्ट प्रोसेस की, जो अभी थोड़ी देर में आपके पास सामने आने वाला है। आयरन +3 है, ये +4 है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये +4 है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये +7 है और ये +3 है। +3 वाले को रिड्यूस करेगा तो आयरन को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, Fe+2 में कन्वर्ट कर देगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, तो मैं साथ में क्या लिख सकता हूं, H+ लिख सकता हूं और SO4 2- लिख सकता हूं, करेक्ट है, या H2SO4 भी लिख सकते हो, बट वो डिसोसिएट होता है, इस वजह से H+ और SO4 2- लिखा जाता है। इसी तरह से यहां पर भी ये मैंगनीज को +2 में कन्वर्ट कर देगा, पीछे बता दिया था मैंने आपको, किस में कन्वर्ट कर देगा, मैंगनीज को +2 में कन्वर्ट कर देगा, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वही सल्फेट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम रिएक्शन है ऊपर की तरह ही, H+ और SO4 2- में कन्वर्ट कर दो। ये SO2 से जुड़ी हुई सारी रिएक्शंस होगी। SO2 हमारा फिनिश हुआ। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड आता है H2SO4। क्या कंपाउंड आता है हमारा, H2SO4। H2SO4 के बारे में है ना, H2SO4 की प्रिपरेशन वगैरह आप सभी अभी आगे जानेंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है वो भी जानेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन देख लेते हैं। कॉन्टेक्ट प्रोसेस जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है बेसिकली इसकी। ये कौन सी प्रिपरेशन है, इंडस्ट्रियल। कौन सी प्रिपरेशन है ये, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। सबसे पहले सल्फाइड ओर को सल्फाइड ओर को गर्म कर कर SO2 गैस निकल जाएगी, ये हमने अभी पढ़ा पीछे, मैंने कहा SO2 बनाई जाती है सल्फाइड ओर से। सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करेंगे, है ना, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, उससे गैस मिलेगी SO2। ये जो SO2 है इसको हम प्यूरिफिकेशन में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे इसको, प्यूरिफिकेशन, इसको प्यूरिफाई करेंगे यहां पे। ये जो स्टेप होगी ये प्यूरिफिकेशन की होगी। फिर ये जो होगा इसका ऑक्सीडेशन होगा। अगली स्टेप में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये SO3 में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर SO3 की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाई जाती है, जिससे बनता है ओलियम। क्या बनता है, जिससे ओलियम, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O7 पढ़ा है बेटा हमने, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें जो भी हम जब इसमें H2O मिलाएंगे तो हमको मिल जाएगा कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये मिल जाएगा हमको क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसे बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब प्यूरिफिकेशन वाले पार्ट में, है ना, प्योरिफिकेशन वाले पार्ट में ये स्टेप फर्स्ट ले लो, स्टेप 2 ले लो, स्टेप 3 ले लो, स्टेप 4 ले लो, है ना। और ये जो पार्ट होता है प्योरिफिकेशन वाला पार्ट होता है, इसमें हम बेसिकली 3 चीजें करते हैं। 3 चीजें कैसे, एक तो हम डस्ट रिमूवल करेंगे, एक तो हम क्या करेंगे, डस्ट रिमूवल, ठीक है। दूसरा हम करेंगे इसमें मॉइस्चर रिमूवल। तीसरा हम करेंगे इसमें आर्सेनिक रिमूवल, इंप्योरिटी ऑफ आर्सेनिक रिमूवल। 3 चीजें। जो आर्सेनिक की इंप्योरिटी है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड से रिमूव की जाती है ना, बाय यूजिंग फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये सब याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर देता हूं। इसके स्टेप्स में से सवाल पूछे जा सकते हैं। मॉइस्चर में बाय यूजिंग कंसंट्रेट H2SO4 जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और डस्ट रिमूवल है बाय स्प्रिंकलिंग वाटर, है ना। धूल को हटाना है तो किसका छिड़काव किया जाता है बेटा, पानी का छिड़काव किया जाता है, और पानी की वजह से जो मॉइस्चर आता है वो अगले स्टेप में कंसंट्रेट H2SO4 उसको हटा देता है बाय स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। तो डस्ट हटानी है पहले, तो धूल मिट्टी हटानी है। धूल मिट्टी के लिए पानी छिड़क दो। पानी छिड़कने के बाद, धूल मिट्टी के बाद पानी छिड़कने के बाद
जो पानी है, जो मॉइस्चर आ गया, उसको आप कंसंट्रेट H2SO4 से हटा दो, और उसके बाद आप आर्सेनिक की इंप्योरिटी, इसके अंदर बहुत मेजर इंप्योरिटी होती है, उसको फेरिक हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा के हटा देते हैं। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। आप ऐसा मत सोचना कि सर इसकी जगह और क्या यूज कर सकते हैं और क्या नहीं। जो भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है वो बेसिकली इंडस्ट्री में जो काम हो रहा होता है बस उसी को पूछा जाता है। करने को क्या कर सकते हैं, वहां पर लेबोरेटरी नहीं है। जो चीजें लेबोरेटरी में प्रूव हो चुकी है, इंडस्ट्री उनको काम में लेती है बेटा, ये ध्यान रखना। तो वहां पे हम चेंज नहीं कर सकते, वहां हम इमेजिनरी क्वेश्चंस नहीं सोच सकते। तो जो होता है वही पूछा जाएगा। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडेशन होता है SO2, है ना। यहां पर अगला चैम्बर यहां पे लिख रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी अगली स्टेप में। और वो स्टेप कौन सी है कि SO2 का हाफ O2 के साथ रिएक्शन करवा के इसको SO3 में कन्वर्ट किया जाता है ना। और इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो होता है V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में SO2 को SO3 में। कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन है बेसिकली, ये क्या है, कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन है ना। और इसमें दो गैस को चिपका रहे हो तो प्रेशर ज़्यादा चाहिए, और SO3 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है, तो इसमें हमको टेम्परेचर जो है वो भी क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर जो है वो क्या करना पड़ता है, लो करना पड़ता है ना। जैसे SO2 से SO3 में बनेगा तो ये एक्सो होती है, ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो फेवरेबल कंडीशंस क्या हो जाएगी बेटा, फेवरेबल तो लो टेम्परेचर क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है, और हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर इसकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सो है तो लो टेम्परेचर कर दो, रिएक्शन फॉरवर्ड रहेगी। और हाई प्रेशर इसलिए क्योंकि दो गैस को चिपकाना है तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, उनको कंप्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर हम चाहते तो क्या इसकी रिएक्शन डायरेक्ट SO3 की रिएक्शन हम H2O के साथ करके H2SO4 नहीं बना सकते क्या? रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन पॉसिबल है, बट नॉट यूज्ड। रीजन, H2SO4 will be formed in form of, है ना, H2SO4 will be, या रीजन लिख दीजिए। H2SO4 ये जो H2SO4 है ये किस तरह से बनेगा, फोग। ये क्या बन जाएगा, फोग बन जाएगा, विच इज डिफिकल्ट टू कंडेंस। समझना बात को। हम SO3 की रिएक्शन डायरेक्ट H2O के साथ करके भी H2SO4 बना सकते थे, लेकिन हमने बीच में एक स्टेप कंसंट्रेट H2SO4 वाली, सवाल पूछा जाएगा इसकी रिएक्शन डायरेक्ट H2O के साथ क्यों नहीं करते। तो ये होती है पहली चीज, ये रिएक्शन तो हो जाएगी बट नॉट यूज। उसका रीजन है हाईली एक्सोथर्मिक। पहली चीज, ये जो रिएक्शन होगी ये क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। और जब H2SO4 बनेगा तो वो फॉग की फॉर्म में बनेगा। जो इससे H2SO4 बनेगा वो फॉग की फॉर्म में बनेगा, और उस फॉग को कंडेंस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर H2 एसिड का फॉग बन रहा है तो वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मुश्किलात हो जाएगी बेटा। एसिड का फॉग बन रहा है तो उसको कंडेंस करना मुश्किल होता है। मतलब एक तरह से प्रैक्टिकली चीजें ठीक नहीं हो सकती, ये चीजें प्रैक्टिकली सोचो कि पॉसिबल नहीं है इंडस्ट्री में, है ना। कोरोसिव नेचर का होता है H2SO4, और अगर वो फॉग की फॉर्म में बन रहा है ना, फॉग की फॉर्म में बन रहा है, और अगर लीक हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, उसको कंडेंस करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पहले क्या करते हैं बेटा, पहले इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवा देते हैं। जब SO3 पे कंसंट्रेट H2SO4 को एब्जॉर्ब करवाया तो वहां पर आप खुद देखिए H2S2O7 बन गया। क्या बन गया, H2S2O7 बन गया। ये H2S2O7 अपने आप में ये बताता है कि मुझ में दो H2SO4 छिपे हुए हैं। हमने पढ़ा ना बेटा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को जोड़ा और बीच में से एक पानी निकल गया। सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को जोड़ा, दो सल्फ्यूरिक एसिड की यूनिट में से एक H2O निकालते हैं, तब बनता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, राइट।
अब उन्हीं दो यूनिट से बने हुए उसी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में मैं एक बार फिर से पानी मिला दूं, जो काम मैंने किया अब मैं उसका उल्टा काम कर दूं, तो मुझे वापस 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मोल मिल जाएंगे। तो आप बोलोगे कि सर सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हो, इसमें क्या मतलब है सर? देख भाई, यहां यूज किया था 1, यहां मिले हैं 2, इसका मतलब जो बनना है वो भी इसी में है और जो यूज हुआ है वो भी हमको फाइनल मिल गया है। क्योंकि अगर आप 1 यूज करके 2 निकाल रहे हो, इसका मतलब है जिसको यूज कर रहे हो वो भी आपको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है ना, वेस्ट नहीं हो रहा है। उसका रीजन है यहां आपने जो एब्जॉर्ब किया वो इसमें छुपा हुआ है, और इसमें छुपे हुए को तुम पानी मिलाकर निकाल सकते हो, इसमें छुपे हुए को तुम किससे निकाल सकते हो? पानी मिला के निकाल सकते हो। करेक्ट है भाई? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की जो है ये खूब सारी क्या बोलते हैं, इसका जो प्रिपरेशन है, इसका जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, उसकी स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप इसकी इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट वाला पार्ट है वो ये बताता है कि क्यों SO3 की रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करवाते, है ना, डायरेक्ट रिएक्शन SO3 की क्यों नहीं कराते, है ना। तो यहां पर मैंने उस चीज को अलग से एक्सप्लेन किया है कि डायरेक्ट रिएक्शन होने को हो सकती है, रिएक्शन हो जाएगी बट नॉट यूज्ड, एक्सोथर्मिक फोग लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा विच इज डिफिकल्ट टू कंडेंस। H2SO4 बनेगा, फोग बन जाएगा, उसको कंडेंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके ओलियम बनाया जाता है, ओलियम में पानी मिलाकर H2SO4 मिलाया जाता है, बनाया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 में आ रखा है बेटा। अब बेसिकली ये H2SO4 की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको इसमें थोड़े पहले एक्सप्लेन कर देता हूं चीजें, कि जो डाइल्यूट H2SO4 होता है ना बेटा, डाइल्यूट H2SO4, और एक होता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, पता है सबको? डाइल्यूट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के लिए कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एसिडिक प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेटिंग और ऑक्सीडाइजिंग। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी दिखा सकता है समय आने पर, जरूरत पड़ने पर। डिहाइड्रेटिंग तो वो होता ही है, और मॉडरेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा। मॉडरेटली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत होते हैं। कंसेंट्रेट HNO3 इन दैट इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिडिक, अगर डाइल्यूट H2SO4 की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा सकता है, उसके अंदर औकात पानी निकालने की नहीं है, वो नहीं निकाल सकता। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो वो भी उसमें नहीं होता। फिर यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ये कंसंट्रेट H2SO4 की बात कर रहे हैं। पहली चीज यहां पर मैं लिख देता हूं, कंसंट्रेट H2SO4 की बात की जा रही है। यहां किसकी बात की जा रही है बेटा? कंसंट्रेट H2SO4 की। हाई बॉइलिंग एंड हाई विस्कोसिटी, रीजन है ड्यू टू H बॉन्डिंग, है ना, इसके अंदर क्या होता है? H बॉन्डिंग होता है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उधर लिखा हुआ है, अच्छा, और गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी निकाल सकता है बेटा। रिएक्शंस ऑफ H2SO4 पर आ जाते हैं। सबसे पहला इसकी प्रॉपर्टी उठाते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रॉपर्टी को देखते हुए इसकी रिएक्शंस ये रही, है ना, इसको बोलते हैं चेयरिंग एक्शन। क्या बोलते हैं इसको? चेयरिंग एक्शन। चेयरिंग एक्शन ऑफ H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, कि यहां पर कोई भी आप सुगर ले लीजिए, है ना, कोई भी सुगर ले लीजिए, सुक्रोज, फ्रक्टोज, है ना, ग्लूकोज, उसमें से ये सारा सारा OH OH निकाल लेता है और उसको एक ब्लैक टार में, कार्बन में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि O और H पानी बना बना के निकाल देता है, पीछे सिर्फ कार्बन बचता है। आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे जिसमें चीनी के अंदर कंसंट्रेट H2SO4 मिलाते हैं तो धुआं निकलने लगता है। पहले वो डार्क ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन की, फिर डार्क ब्राउन की, और लास्ट में एक ब्लैक कलर का टार बचता है। वो ब्लैक कलर का टार होता है बेटा कार्बन, है ना, ब्लैक कलर का टार क्या होता है? कार्बन। ये आपने ऑर्गेनिक में ऐसी रिएक्शंस भी पढ़ी होगी जिसमें डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी दिखाता है ये, और यहां से ये क्या कर देता है? -H2O कर देगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसी रिएक्शंस आपने देखी होगी, है ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को कन्वर्ट करने के लिए ये रिएक्शंस आपने देखी होगी बेटा। उसके बाद रिएक्शंस पे ए रिएक्शन ये रहा, बी वाला पार्ट आता है ना, रिएक्शन ऑफ H2SO4 में बी वाला पार्ट आता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइज करेगा ऑब्वियसली, तो इन सब जगह पे हम ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये बन जाता है CuSO4। क्या बन जाता है बेटा? ये CuSO4। देखो कॉपर 0 में है और +2 में आ गया। सल्फर को अगर ये ऑक्सीडाइज करेगा
तो बन जाएगा SO2 गैस। देखो ये +4 में आ गया, ये 0 में था, ठीक है, सब +4 में आ गया और क्या था 0 में। अच्छा, इसके साथ में कौन सी गैस आएगी, तो SO2 गैस आएगी, क्योंकि अगर ये +6 वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का रिडक्शन होगा, तो ये +6 से कहां आ गया, +4 में। ये देखो +6 से कहां आ गया, +4 में। यहां पर भी SO2, ये भी SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको भी SO2 में बदल देगा, इसीलिए एक कॉमन प्रोडक्ट SO2 लिख दिया है। कार्बन का कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। कौन सा एलिमेंट कंसंट्रेट H2SO4 के साथ दो तरह की गैस देता है, तो देखो अगर ये कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा तो CO2 देगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2। ये दोनों के दोनों गैस होते हैं, दो तरह की गैस मिलती है इससे। Zn प्लस कंसंट्रेट H2SO4 की अगर बात करोगे तो वही ऊपर जैसा कॉपर के साथ है, ZnSO4 प्लस SO2 हो जाएगा। I माइनस और कंसंट्रेट H2SO4 की बात करोगे तो I2 बन जाएगा, Br माइनस की बात करोगे तो Br2 बन जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात कि अगर कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करें तो क्या होगा, क्या ये H प्लस देगा। देखो कॉपर जो है वो कॉपर +2 में नहीं जाना चाहता, कॉपर +2 में नहीं जाना चाहता, यानी कि अगर यहां पर H प्लस आ जाए, है ना, और SO4 2 माइनस आ जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि ये कॉपर 2 प्लस और इलेक्ट्रॉन दे दे, कॉपर 2 प्लस और इलेक्ट्रॉन दे दे। ये काम होगा ही नहीं, इसीलिए ये काम भी नहीं होगा, और यहां पर CuSO4 और H2 गैस जो है वो भी नहीं निकलेगी। तो रिएक्शन कॉपर कैन नॉट लिबरेट, है ना, कॉपर कैन नॉट लिबरेट, ये हम हालांकि वहां पढ़ेंगे, H2 गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, या यूं कह सो एसिड से लिख सकते हो आप डायरेक्ट, है ना, एसिड से, क्योंकि कॉपर +2 में नहीं जाना चाहता, है ना। कॉपर जो है रीजन है लेस रिएक्टिव, है ना। रीजन क्या है, अगर आपसे रीजन पूछा जाए, रीजन पूछा जाए तो जो कॉपर से कॉपर 2 प्लस का, कॉपर से कॉपर 2 प्लस का जो E0 सेल है वो नेगेटिव होता है बेटा, है ना। E0 सेल कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ये जाना ही नहीं चाहता, E0 सेल नेगेटिव है, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा G क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। E0 सेल नेगेटिव बोल दो या डेल्टा G पॉजिटिव हो, तो कॉपर से +2, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, वो कॉपर +2 में नहीं जाना चाहता, है ना। तो यहां पर +2 में अगर ये नहीं आएगा तो इसके H प्लस से इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ रिएक्शन नहीं होगी और H2 गैस नहीं निकलेगी। तो कॉपर कैन नॉट लिबरेट H2 गैस फ्रॉम एसिड्स, ये डी ब्लॉक की बात है, मैंने यहीं पर बता दी है। यस, जिंक कर सकता है, और जिंक दो तरह के काम करेगा। जिंक की रिएक्शन अगर आप कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराओगे और अगर आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराओगे तो जो गैस मिलेगी, हालांकि मिलेगा इसमें भी ZnSO4 और मिलेगा इसमें भी साथ में बेटा ZnSO4, लेकिन इसमें साथ में गैस मिलेगी H2, है ना, और इसमें साथ में गैस मिलेगी SO2। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि जिंक कंसंट्रेट H2SO4 के क्या देता है और डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या देता है। तो बेटा जिंक जो है ना, जिंक के साथ ये कोई बाउंडेशंस तो है नहीं, जिंक का जिंक +2 में, जिंक से जिंक +2 का E0 सेल पॉजिटिव होता है, यानी डेल्टा G नेगेटिव हो जाएगा, तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये दे देगा आपको H प्लस, है ना, और वहां पर जिंक इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो खाएगा सल्फर और कौन सी गैस बन जाएगा, SO2। तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो कंसंट्रेट H2SO4 जो है वो तो क्या कर रहा है, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो नहीं सकता, ये एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहा है बेटा, एसिडिक प्रॉपर्टी। तो ये जो है ये H प्लस देगा और ये जो इलेक्ट्रॉन देगा वो मिलकर कौन सी गैस बनेंगे, H2 गैस बनेंगे। ठीक है भाई, तो याद रखना जिंक कंसंट्रेट H2SO4 के साथ SO2 देता है, जबकि डाइल्यूट H2SO4 के साथ H2 देता है, बिकॉज कंसंट्रेट H2SO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो खुद रिड्यूस हो गया। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो +6 से कहां आ गया, +4 में, इसीलिए SO2 गैस मिल गई। क्लियर है भाई सबको, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये था आज का आपका लेक्चर, है ना, और मस्ती से पढ़ते रहिए और आराम से, बिना किसी बर्डन के, बिना प्रेशर के, एकदम, है ना, खुश रह के, हल्के मन से पढ़िए चीज़ों को। ऐसे मतलब दबाव मत समझिएगा खुद पे कभी कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है। जब इस तरह की सोच रखते हो तो फिर पढ़ाई नहीं होती। बिल्कुल लाइट लाइट फील करते हुए, अच्छा अच्छा महसूस करते हुए, जितने ज़रूरी काम है सारे करते हुए हमको पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।